हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना उस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे हिस्ट्री के जो भी हमारे यहाँ पे पीवाईक्यू सीडीएस 1 2024 में जो हमारे पास क्वेश्चन आए थे वो सब हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले इस पर्टिकुलर वीडियो में। यहाँ पे एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री तीनों ही टाइप की हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे सब हम इसी पर्टिकुलर वीडियो में सॉल्व करेंगे। और इससे पहले जितने भी आपके यहाँ पे बचे हुए चैप्टर्स हैं या फिर आप बोल लो सब्जेक्ट्स हैं, वो ऑलरेडी मैं यहाँ पे कवर करा चुका हूँ यहाँ पे सीडीएस 1 2024 के रिस्पेक्ट में अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ। क्योंकि इससे पहले यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको 2019 से लेके 2023 जो आपका सेकंड सीडीएस हुआ था वहां तक की ऑलरेडी यहाँ पे क्वेश्चन करा दिए थे। और सीडीएस 1 2024 में आपके यहाँ पे बाकी सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन हो चुके हैं। अभी आपका यहाँ पे सिर्फ हिस्ट्री बचा था, वो अब हम यहाँ पे इस वीडियो के साथ कंप्लीट करके अपना जीके पोर्शन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे एक भी वीडियो नहीं देख रखी है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे दे दूंगा, वहां जाके आप जरूर देख लेना। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएंगी। तो एंड मोमेंट पे अगर आपको वीडियोस देख के रिवाइज नहीं करना है तो आप प्लेलिस्ट के थ्रू या फिर आप पीडीएफ के थ्रू आप यहाँ पे रिवाइज कर सकते हो। सेकंड चीज, अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा शेयर कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। और आपको कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर देना। ना यहाँ पे क्वेश्चन पे जाने से पहले मैं आपको यहाँ पे क्लियरली एक चीज बता दे रहा हूँ कि आपका यहाँ पे हिस्ट्री का जो पोर्शन था, ठीक है, पिछले एग्जाम में बहुत ज्यादा टफ था। क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को छोड़ के ना इस बार, मतलब पिछली बार बेसिकली यहाँ पे जो आपकी उपेंद्र सिंह है इस पर्टिकुलर बुक से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे, और फिर आपके यहाँ पे इरफान हबीब की यहाँ पे एक जो बुक है इससे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, अब यहाँ पे अब लास्ट के कुछ दिन बचे हैं, इस पे मत चले जाना कि अब यहाँ पे आप एनसीईआरटी छोड़ के, रिवीजन छोड़ के अब इन बुक्स को पढ़ने लग जाओ। ठीक है, तो ऐसा बिल्कुल मत करना। अगर ऐसा आप करोगे तो एनसीईआरटी जो आपने पढ़ रखी है, जो रिवाइज करने के लिए आपने अपना रख रखा था, वो भी आप सब भूल जाओगे। ठीक है, तो इससे अच्छा होगा कि अभी बस जो मैं आपको बता रहा हूँ एटलीस्ट उतना आप यहाँ पे जरूर देख लो। ठीक है, बाकी आप यहाँ पे अपना बेस्ट रिवीजन करो, जितना रिवाइज करो, जितनी बार रिवाइज करो उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सबसे पहले ही क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे उपेंद्र सिंह का यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है इसके ऊपर तो वैसे मैंने पहले भी वीडियो बनाया था जहाँ पे मैंने आपको सीडीएस का एनालिसिस जहाँ पे करके दिखाया था कि आपके यहाँ पे जो बुक्स है उनसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वहाँ पे भी मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको वैसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द जोवे कल्चर ऑफ द डेक्कन। फिर आपको ये तीन स्टेटमेंट दे रखी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपकी उपिंदर सिंह की बुक है इसमें अगर आप सर्च करोगे जॉर्वे कल्चर ऑफ द डेक्कन, आपको एक टॉपिक देखने को मिलेगा। और इस टॉपिक में आपको क्लियरली देखने को मिलेगी जो आपको पहली स्टेटमेंट दे रखी है ना यहाँ पे जो मैंने मार्क कर रखी है, अगर आप इसको कवर करो यहाँ पे कि इट कवर्स प्रैक्टिकली द होल ऑफ द मॉडर्न महाराष्ट्र एक्सेप्ट द कोस्टल कोंकण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पे वापस आओ तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रखा है कि द जॉवे कल्चर वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन द साइट ऑफ जॉवे and was later found to be extended over a large area covering practical the whole of modern Maharashtra except the coastal Konkan district। अब देखो एग्जैक्ट लाइन आपकी यहाँ पे देखने को मिल रही है आपको कि आपका मॉडर्न महाराष्ट्र में है पर कोंकण डिस्ट्रिक्ट में आपका नहीं है, कोस्टल वाले में। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट देखने को मिल रही है, ये आपका एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरी भी अगर आप स्टेटमेंट देखोगे जो आपको यहाँ पे दे रखी है द परवारा और गोदावरी वैली सीम्स टू हैव बीन द न्यूक्लियर जोन। तो अब यहाँ पे क्लियर आपको ना वही सेम स्टेटमेंट आपको दूसरे में भी देखने को मिलेगी। और आपको पता होगा यहाँ पे जो आपके ये परवारा रिवर है, अगर आपने यहाँ पे आईवीसी पढ़ा होगा तो आईवीसी पे आपको पता होगा कि जो आपका दाइमाबाद है, जो आपका सदर्न मोस्ट, हम लोग सोच के चलते हैं ना कि एक्सटेंट आपका आईवीसी कहाँ तक था। तो सदर्न मोस्ट में अगर हम दाइमाबाद लेते हैं तो दाइमाबाद बेसिकली आपका यहाँ पे परवारा रिवर के बैंक्स पे आपका सिचुएटेड रहता है ना, तो हमने ये सब आईवीसी में पढ़ रखा है। उसके बाद अगर हम थर्ड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, थर्ड स्टेटमेंट आपसे बोल रहे हैं द लार्ज साइट ऑफ इंडिया, द लार्ज साइट ऑफ दिस कल्चर यील्ड एविडेंस ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, तो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिला था और ये चीज आप यहाँ पे भी देख पाओगे। तो यहाँ पे एग्जैक्ट लाइन आपको नहीं दे रखी पर आपको क्लियरली यहाँ पे मेंशन है कि दीज लार्ज साइट्स रिप्रेजेंटेड परमानेंट एग्रीकल्चर विलेजेस। ठीक है, परमानेंट मतलब जहाँ पे वो बसे हुए हैं बस वहीं पे, और जहाँ पे भी वो खेती बाड़ी जो भी कर रहे थे बस वहीं पे ही वो करते थे। ऐसा नहीं था कि आपका जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर में होता है कि एक जगह आपने यहाँ पे यूज कर लिया उस सॉइल को, फिर आप यहाँ पे दूसरी जगह आप जाके अपना फार्मिंग करते हो, फिर उसको यूज करने के बाद फिर तीसरी जगह यूज करते हो। तो ऐसा नहीं था, आप यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे आपको परमानेंट एग्रीकल्चर विलेजेस जो आपके थे यहाँ पे एक ही जगह मतलब यहाँ पे बस के वहीं पे ही जहाँ पे वो पहले से फार्मिंग कर रहे थे वहीं पे वो करते जा रहे थे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि आपका यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट क्या यहाँ पे गलत है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल टफ है, और आपका यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला था हिस्ट्री आपका जो पोर्शन था बहुत ज्यादा टफ आया था अगर आप पिछले कुछ ईयर्स के साथ कंपैरिजन करोगे। क्योंकि यहाँ पे सॉल्व करने वाले क्वेश्चन हिस्ट्री में बहुत कम थे। ठीक है, ऐसा नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल नहीं थे आपके यहाँ पे कुछ कुछ, आप यहाँ पे कॉमन सेंस से भी आप कर सकते थे। अभी आगे जब आएंगे तो मैं आपको वो भी सब बताऊंगा। पर यहाँ पे ये क्वेश्चन डेफिनेटली आपका यहाँ पे टफ था, पर हमने यहाँ पे देखा आंसर क्या होगा हमारे यहाँ पे। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन बी।
नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा है, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मदुरई, द कैपिटल सिटी ऑफ पांड्या किंगडम। अब देखो, आपको अगर पता नहीं है तो आपको पता होना चाहिए कि मदुरई को हम लोग यहाँ पे मथुरा ऑफ साउथ के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, मथुरा ऑफ साउथ के नाम से भी हम यहाँ पे मदुरई को जानते हैं। ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब आपको यहाँ पे स्टेटमेंट दे रखी है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। ठीक है, हमसे यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछी है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरई कांची एज अ लार्ज ग्रैंड सिटी enclosed by walls on three sides and वगाई रिवर ऑन द फोर्थ साइड। अब देखो, ये जो आपका क्वेश्चन है ये भी आपका वापस से यहाँ पे वही आपकी उपेंद्र सिंह से क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको भी मैच कर सकते हो कि देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ मदुरई इन दी मदुरई कांची विच इज द पार्ट ऑफ द पाटू पट्टू। अब देखो, ये जो है ना बेसिकली ये आपका वर्क है और ये आपकी एक पोयम है। ठीक है, ये सिक्स्थ पोयम है जो आपकी इस पर्टिकुलर वर्क के अंदर आई है, पर मेंशन आपका मदुरई का इस पर्टिकुलर पोयम के अंदर है। ठीक है, ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो यहाँ पे ये आपकी इसमें मदुरई का मेंशन आपका भले इसमें है, पर मेन वर्क आपका यहाँ पे पाटू पट्टू है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना कुछ चीज तो आपको यहाँ पे वैसे डायरेक्ट आपको आंसर दिख रहा है। ठीक है, पर यहाँ पे मैं एक और चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे जो ये मदुरई कांची है इसको लिखा किसने है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको हो सकता है आगे जाके आपसे पूछ ले। तो आपको यहाँ पे याद रखना है कि इसको लिखा है यहाँ पे मानकुडी मरुथनार। ठीक है, मानकुडी मनुथरार। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इन्होंने लिखा है यहाँ पे मदुरई कांची को। ठीक है, तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ये और साथ ही साथ जो आपको फैक्ट दे रखा है ना यहाँ पे, ये भी आपको एटलीस्ट नोट डाउन कर लेना है कि आपका यहाँ पे जो आपका मदुरई है बेसिकली आपका यहाँ पे एक तरफ से वागाई रिवर से सराउंड है और तीन तरफ से आपका यहाँ पे दीवारों से सराउंड है। ठीक है, वॉल से, जो आपको यहाँ पे दे रखा है। फिर अगर आप देखोगे तो ये पहली स्टेटमेंट तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिख गई, आपका पहला तो आंसर में आना है। फिर दूसरा आपको देखो दे रखा है यहाँ पे अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र आपको हर एक को पता ही होगा यहाँ पे कि चाणक्य की बुक है। ठीक है, चाणक्य ने लिखी है, तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे भूलना नहीं है बिल्कुल भी। तो यहाँ पे मैं ये भी लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि अगर आप भूल जाओ तो एटलीस्ट आपको जब पीडीएफ मिले तो आपको यहाँ पे याद रहे कि अर्थशास्त्र बेसिकली यहाँ पे चाणक्य की बुक है। ठीक है, यहाँ पे भी मैं ऊपर ऑथर लिख दे रहा हूँ ताकि आपको जब पीडीएफ मिले तो आप भूल ना जाओ। ठीक है, ये सब आपके ऑथर है। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने देखा। अच्छा, एक और चीज याद रखना कि चाणक्य को हम लोग यहाँ पे कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये भी अभी मेरे दिमाग में है तो अभी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों नाम आपको याद रखने हैं। तो अर्थशास्त्र कहीं आपको चाणक्य मिल सकता है लिखा हुआ, कहीं आपको कौटिल्य लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स यहाँ पे याद रखने हैं। और आपको पता होगा यहाँ पे चाणक्य ने बेसिकली यहाँ पे आपकी हेल्प यहाँ पे हेल्प करी थी। किसकी हेल्प करी थी? मौर्यन डायनेस्टी जिसने फाउंड करी थी आपके। ठीक है, तो उनकी यहाँ पे हेल्प करी थी यहाँ पे नंदा डायनेस्टी के जो राज रूलर थे, धनानंदा। ठीक है, उनको हरा के मौर्यन डायनेस्टी की यहाँ पे शुरुआत हुई थी चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना कि चंद्रगुप्त आपके तीन अलग हैं। ठीक है, मौर्य के अंदर भी आते हैं, गुप्ता के अंदर भी आते हैं, पर वहां पे चंद्रगुप्त मौर्य आपका यहाँ पे पूरा मौर्य का नाम भी आएगा, पर वहां पे जैसे गुप्ता डायनेस्टी में आएगा चंद्रगुप्त। ठीक है, तो इससे आप कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे जिसने फाउंड किया है यहाँ पे मौर्यन डायनेस्टी वो है चंद्रगुप्त। इनकी यहाँ पे हेल्प करी थी चाणक्य ने धनानंदा को हराने के लिए, जो कि लास्ट रूलर था आपका यहाँ पे नंदा डायनेस्टी का। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है यहाँ पे, क्योंकि धनानंदा ने इनकी यहाँ पे बेइज्जती करी थी, जो इनको यहाँ पे पसंद नहीं आया। फिर इन्होंने बेसिकली यहाँ पे हेल्प करी आपके यहाँ पे मौर्यन किंगडम के रूलर की, और फिर यहाँ पे उनको मतलब दोनों ने मिलकर फिर यहाँ पे हराया। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे थर्ड देखो, अगर आप देखोगे, अच्छा यहाँ पे सेकंड अगर आप देखो तो सेकंड भी आपको यहाँ पे दे रखा है, दर्शशास्त्र मेंशन मदुरई एज द सेंटर ऑफ द फाइन कॉटन टेक्सटाइल। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। थर्ड आपसे बोल रहे थे अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब्स इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है, और ये भी आप यहाँ पे देख सकते हो कि लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब मदुरई एज अ मेजर सेंटर ऑफ क्राफ्ट सच एज मेकिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट्स, आइवरी वर्क। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे इनले वर्क, शैंक कटिंग एंड आपका यहाँ पे बंगाल मेकिंग। तो देखो ये सब ना जो पॉइंट्स दे रखे हैं ना यहाँ पे, एटलीस्ट जो आपका टॉपिक आ गया है आपके यहाँ पे एग्जाम में, तो उतना आपको यहाँ पे एटलीस्ट पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे आपको यहाँ पे ये सब चीजें भी दे रखी है यहाँ पे कि क्यों फेमस है, किस वजह से फेमस है, तो हो सकता है आगे जाके आपको एग्जाम्स में ये भी पूछते मतलब पूछते हुए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिख जाए कि आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्यों आपका यहाँ पे ये फेमस है। ठीक है, मतलब दूसरे आपके लिटरेरी सोर्सेज में। तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट आपको क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे करेक्ट है। और बाकी यहाँ पे जो अलग से जो मुझे यहाँ पे बताना था वो मैंने बता दिया, आपको यहाँ पे याद जरूर रख लेना है ये सब भी। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? यहाँ पे 1 2 एंड 3 हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन भी आपको सेम बुक से ही पूछा हुआ है, जो आपकी उपेंद्र सिंह की बुक है उसी बुक से आपको ये वाला क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। तो अभी मैं आपको यहाँ पे वो दिखा भी दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आए। पर यहाँ पे देखो, क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट
वीराशैविज्म इज और आर करेक्ट, ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है इसके अकॉर्डिंग, ये आपको यहाँ पे बताना है। अब सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है, वीराशैविज्म है क्या बेसिकली। तो ये आपका रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है, ठीक है, रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। जैसे हम प्रेजेंट टाइम में, अगर हम प्रेजेंट टाइम तो नहीं, मतलब जैसे मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हम लोग देखते हैं ना कि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे बहुत ज्यादा रिफॉर्म मूवमेंट्स हमारी हुई थी रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर हम बात करें धर्म सभा हो गई, फिर आपकी यहाँ पे आर्य समाज था, ठीक है, ऐसी आपकी बहुत सारी आपकी ऐसी एसोसिएशन या ऑर्गेनाइजेशन या फिर आप बोलो समाज वगैरह थे, जो कि रिलीजियस बेसिस पे आपके यहाँ पे फॉर्म हुए थे यहाँ पे रिफॉर्म लाने के लिए, है ना। तो उसी तरीके से ये भी आपका उनमें से एक था, पर ये मॉडर्न हिस्ट्री का नहीं है, ये उससे पहले हिस्ट्री का है, ठीक है, मिडिवल के टाइम का आप यहाँ पे सोच सकते हो। तो यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ये आपकी एक रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट है। दूसरा पॉइंट, अगर आपसे यहाँ पे फाउंडर के बारे में पूछा जाता है, ठीक है, तो फाउंडर भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो फाउंडर है यहाँ पे तीन लोग। पहले हो गए आपके यहाँ पे बसावना, ठीक है, फिर इन्हीं के दो फॉलोअर्स थे, ठीक है, जो इन्हीं के साथ मिलके, मतलब इन तीनों ने मिलके फिर आपके यहाँ पे ये रिलीजियस मूवमेंट रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करी थी। एक आपके यहाँ पे ये मेन टीचर है, फिर इन्हीं के दो फॉलोअर्स थे, उनका नाम क्या है, तो एक का नाम है यहाँ पे अलामा प्रभु, ठीक है, और थर्ड इंसान का नाम है यहाँ पे आका महादेवी। तो यहाँ पे इन तीनों ने बेसिकली मिलके यहाँ पे ये रिफॉर्म मूवमेंट शुरू करी थी। ये आपके, आप समझ लो यहाँ पे ये टीचर हैं, ठीक है, फिर यहाँ पे ये दोनों इनके फॉलोअर हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फॉलोअर्स, ठीक है। फिर दूसरा पॉइंट आपको और याद रख लेना है कि ये आपका बेसिकली जब चालुक्य रूल कर रहा था ना, उस टाइम पे आपकी ये मूवमेंट आई थी, ठीक है। तो जो चालुक्य किंगडम था उस टाइम पे, तो चालुक्य के किंगडम में यहाँ पे जो रूलर थे जिनका नाम था यहाँ पे बिजाला, ठीक है, बिजाला राय। तो उस टाइम पे बेसिकली आपकी यहाँ पे ये रिफॉर्म मूवमेंट आई थी। और जो आपके यहाँ पे ये बसावना है, ये एक मिनिस्टर थे उस टाइम पे, ठीक है, आपके इन पर्टिकुलर राजा के अंडर, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है कि बसावना एक आपके मिनिस्टर थे इन पर्टिकुलर राजा के अंडर, ठीक है। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चालुक्य डायनेस्टी इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। और रीजन याद रख लेना, ये आपका हुआ है कर्नाटका रीजन में, ठीक है, मेनली आपको देखने को मिलेगा। ये आपकी जो मूवमेंट थी आपकी मेनली सबसे ज्यादा आप देखोगे वो कर्नाटका रीजन में ही फैली है, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे, अब अगर हम आप अब मैं पहले आपको चलो वो दिखा देता हूँ जहाँ से ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख पाओगे, ये आपको देखने को मिलेगा। तो देखो, वीर शिवा को हम लोग यहाँ पे लिंगायत मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये दोनों नाम आपको याद रखते हैं, बाकी मैंने बता दिया कि ये बेसिकली है क्या। इसके अलावा आपको यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो जैसे मैंने मार्क कर रखा है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो मैंने मार्क कर रखी है, पर आपको यहाँ पे ये चीजें भी अब याद रहनी चाहिए, ठीक है। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे रिजेक्ट किया वैदिक ट्रेडिशन, सेक्रीफाइसेस, रिचुअल, सोशल कस्टम्स एंड सुपरस्टिशंस वगैरह को। फिर साथ ही साथ ऑल दो इट एस्पाउस्ड अहिंसा। अब देखो यहाँ पे एस्पाउस्ड मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप यहाँ पे समझ पाओगे। तो एस्पाउस मतलब होता है यहाँ पे कुछ चीज अडॉप्ट करना, ठीक है, अडॉप्ट करना या फिर किसी को सपोर्ट करना, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, अडॉप्ट किया अहिंसा, या फिर आप बोलो सपोर्ट किया है यहाँ पे अहिंसा का। फिर आपको आगे दिख रहा होगा कि इट क्रिटिक क्रिटिक ये क्यों है, ठीक है, क्रिटिक जैनिज्म। अब क्रिटिक का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, इवेल्युएट करना या फिर एनालाइज करना। तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जैनिज्म को इवेल्युएट भी किया है, एनालाइज भी किया है इस पर्टिकुलर मूवमेंट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे ये तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट जो आपको यहाँ पे याद रखना है। बाकी देखो, आप यहाँ पे आपको मैंने दे दिया है कि कर्नाटका आपका एरिया है जहाँ पे सबसे ज्यादा फैला था। फिर यहाँ पे भी आप देखो होगे ओरिजिनेटेड इन दी नॉर्थ वेस्टर्न कर्नाटका, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, और सेंचुरी याद रख लेना 12th सेंचुरी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सब अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जो मैंने यहाँ पे दे रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट जो आपको दिख रहा होगा ना, यहाँ पे मैंने फर्स्ट पॉइंट जो बेसिकली यहाँ पे डाल रखा है, तो ये आपको पहली स्टेटमेंट ही दे रखी है। अगर आप यहाँ पे भी पढ़ो, द वीरशैविज्म ट्रेसेस इट्स ओरिजिन टू द 5 ग्रेट रिलीजियस टीचर्स रेणुका, दारुका, घंटा करना, देनुक करना एंड विश्वकर्मा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे 5 रिलीजियस टीचर है जो आपको यहाँ पे भी देखने को मिल जाएंगे। एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिल जाएगी जो आपको यहाँ पे ऑप्शन में भी दे रखी है, मतलब स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है, ये आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने आपको बाकी चीजें जो इससे रिलेटेड है सब मैंने आपको यहाँ पे समझाई है साथ साथ। फिर इसके अलावा मैंने आपको जैसे पहले बताया कि यहाँ पे फाउंडर का नाम याद रख लेना। अब इनके अलावा भी दो और फाउंडर थे जो मैंने आपको बताया था, यहाँ पे अलामा प्रभु और अक्का महादेवी, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट चीज जो आपकी यहाँ पे आ जाएगी इंपॉर्टेंट, कि आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे कि सबसे ज्यादा, जैसे मैंने पहले बताया था कि कर्नाटका रीजन में फैली थी, उसके बाद धीरे धीरे फिर आपके यहाँ पे दूसरे साउथ इंडिया में आपके यहाँ पे रीजन्स में फैलती गई, ठीक है। तो ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है।
जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर बाकी आपको यानी जो अंडरलाइन या फिर आप बोल लो यहाँ पे हाइलाइट करके दे रखा है वो ज़रूर पढ़ लेना आप। जब पीडीएफ दूँगा तो उसके थ्रू आप जाके ज़रूर आप ये पढ़ लेना। अब सेकंड पॉइंट की अगर हम बात करें, ठीक है? तो सेकंड पॉइंट से पहले अच्छा यहाँ पे याद रख लेना कि आपका जो रामुजा है, ठीक है? इन्होंने 3 बुक्स लिखी है या 3 वर्क इन्होंने बेसिकली यहाँ पे दिए हैं। उन तीनों के नाम याद रख लेना। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ से अब क्वेश्चन आया है तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पे आपको यहाँ से एक और क्वेश्चन देखने को मिल जाए, ठीक है? तो एटलीस्ट आपको ये बुक्स याद रहनी चाहिए क्योंकि आपको पता है अगर आपको स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आते भी हैं हिस्ट्री से, तो जनरली वो आपके यहाँ पे बुक्स से रिलेटेड, ट्रैवलर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो ये 3 बुक्स याद रख लेना या 3 वर्क जो भी है आपके यहाँ पे ये याद रख लेना, ठीक है? वेदांत सारा, फिर आपका यहाँ पे वेदांता डिप्पा और फिर आपका यहाँ पे वेदार्था समग्र, ठीक है? तो ये 3 आपके यहाँ पे वर्क है, याद रख लेना। और साथ ही साथ इन्होंने बेसिकली यहाँ पे कमेंट्रीज़ वगैरह लिखे हैं भगवद गीता पे और साथ ही साथ यहाँ पे ब्रह्म सूत्र पे, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेना रामुजा के रिगार्डिंग। अब यहाँ पे रामुजा क्यों आए बेसिकली? क्योंकि आपको यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखी है ना, द वीरा शिवा शैव फिलोसफी इज कॉल्ड शक्ति विशिष्ट वेदा द नॉन ड्यूअलिटी ऑफ गॉड, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो बेसिकली है ये भी आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। अब क्यों करेक्ट है? क्योंकि आपको यहाँ पे जैसे अभी मैंने दिखाया कि आप यहाँ पे भी देख पाओगे तो रामानुजा ने ही बेसिकली यहाँ पे ये जो आपको सेकंड स्टेटमेंट दे रखी है ना, तो वो बेसिकली आपके यहाँ पे रामानुजा ने ही दी है। वो आपका यहाँ पे क्या है कि रामानुजा की यहाँ पे फिलोसफी है, ठीक है? जिसको हम लोग बेसिकली यहाँ पे विशिष्ट वहिष्ठता द्वैता के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन आप अपने हिसाब से आप देख लेना, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे इन्हीं को इसी पर्टिकुलर चीज़ को हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्वालिफाइड नॉन डुअलिज्म के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, ठीक है? और यही आपको यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा था जो आपको यहाँ पे दिया है, ठीक है? अब यहाँ पे आपको जो ये नाम दे रखा है ना, ये नाम भी आपको पता होना चाहिए, बाकी जो है ना आपको अभी दिखाया वहाँ पे, ठीक है? वो भी आपको पता होना चाहिए। दोनों नाम आपको यहाँ पे याद रहने चाहिए और सेकंड स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। डायरेक्ट स्टैटिक आपकी ये स्टेटमेंट है, ठीक है? यहाँ पे ऐसा समझाने का नहीं है। जो समझाने का था वो मैंने आपको यहाँ पे कंप्लीट समझाया है, ठीक है? तो तीनों वर्क आपको यहाँ पे याद रख लेना है इनके अकॉर्डिंग भी, ठीक है? इनके रिगार्डिंग। अब लास्ट वाला आप देखोगे यहाँ पे लास्ट वाला आपसे बोल रहा है कि अष्टवर्ण आर द 8 रूल्स ऑफ द वीरशैविज्म टू बी ऑब्जर्व्ड बाय द फॉलोअर्स। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट भी एकदम करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है? अब देखो इसके नाम में अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज का नाम देखो ना, तो यहाँ पे आप इसको ना सेपरेटली याद रख सकते हो। जैसे अष्ट मतलब क्या होता है? 8 होता है, ठीक है? और वरण मतलब यहाँ पे बेसिकली होता है यहाँ पे कवरिंग। तो बेसिकली यहाँ पे 8 तरीके के कवर्स हैं या फिर आप बोलो यहाँ पे रूल्स हैं जिनके थ्रू यहाँ पे इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट के फॉलोअर्स को, डिवोटीज को यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन या फिर दूसरों के इन्फ्लुएंस से यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो थर्ड स्टेटमेंट है ये भी एकदम यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है? तो मैंने आपको यहाँ पे ये भी समझा दिया कि यहाँ पे ये अष्टवर्णा क्या है? अष्टवर्णा बेसिकली आपके 8 रूल्स हैं जिनके थ्रू प्रोटेक्ट किया जाता है फॉलोअर्स को या फिर डिवोटीज को कोई दूसरे डिस्ट्रैक्शन या फिर किसी दूसरे के इन्फ्लुएंस वगैरह से, ठीक है? तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। तो तीनों स्टेटमेंट आपके एकदम करेक्ट है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा चीजें बताई हैं वो भी याद रख लेना, जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो भी याद जरूर रख लेना, और यहाँ पे जब मैं पीडीएफ दूंगा तो इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? एक बार। तो इसका आंसर था हमारे यहाँ पे बी ऑप्शन। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है हु propounded कश्मीर शेविज्म। अब देखो शेविज्म जो बेसिकली आपके हैं ये आपका होता है एक तरीके से आप इसको समझ लो कि यहाँ पे शिव भगवान की जो पूजा करते हैं, ठीक है? तो इसमें ना आपको 4 तरीके के आपको स्कूल्स बेसिकली यहाँ पे देखने को मिलेंगे शेविज्म से रिलेटेड। तो कौन कौन से स्कूल है ये आप यहाँ पे जरूर लिख लेना। एक है आपका यहाँ पे जैसे शैवा सिद्धार्था, ठीक है? ये आपका हो गया यहाँ पे पहला स्कूल। दूसरा आपका है यहाँ पे वीरा शैविज्म जो हमने अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है? फिर थर्ड आपका है यहाँ पे कश्मीर, जो आपको इस क्वेश्चन में दे रखा है कश्मीर शेविज्म, ठीक? और फोर्थ और जो लास्ट है वो है आपका यहाँ पे गोरखनाथ शैविज्म, गोरखनाथ शैविज्म। तो देखो यहाँ पे जैसे आपको दे रखा है कि किसने यहाँ पे प्रोपाउंड किया था, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए वासु गुप्ता। और जो बेसिकली आपको ये 3 जो दे रखे हैं ना यहाँ पे अगर आप जाओगे तो आपको ये सेम क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं मतलब आपको जो स्टेटमेंट है ये आपको वापस से सेम बुक आपके यहाँ पे जो है उपेंद्र सिंह की इस पर्टिकुलर बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। द आइडिया ऑफ कश्मीर शेवा स्कूल are contained in Shiva Sutra, which, according to tradition, were revealed by the god himself to a sage named Vasugupta। ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है यहाँ पे कि शिवा सूत्र जो है यहाँ पे वो भगवान शिव ने डायरेक्टली यहाँ पे
इन पर्टिकुलर सेज जिनका नाम है वासु गुप्ता, उनको दिए थे और इन्होंने ये पर्टिकुलर चीज़ यहाँ पे मतलब इसको यहाँ पे फॉरवर्ड किया था, एडवांस किया था, आगे बढ़ाया था या फिर शुरू किया था। इस तरीके से आप इसको यहाँ पे याद रख लेना। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे लास्ट में ना 3 नाम और दिख रहे होंगे कि और आपके यहाँ पे लीडिंग फिगर्स कौन से हैं, ठीक है? इस पर्टिकुलर आपके स्कूल के, ठीक है? स्कूल इन द सेंस यहाँ पे कश्मीर शेविज़्म की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे अभी मैंने आपको 4 जो अभी आपको नाम लिखवाए, तो उनको आप यहाँ पे स्कूल्स के तौर पे भी आप यहाँ पे याद रख लेना। अगर आपसे पूछता है कि इनमें से कौन से आपके 4 शेविज़्म स्कूल्स हैं, तो वही 4 आएँगे आपके आंसर में भी, ठीक है? अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है अभिनव गुप्ता, उत्पाला और फिर आपका यहाँ पे रमाकांत, और आप अगर क्लियरली देखोगे ना तो यहाँ पे वासु गुप्ता जैसे आपको यहाँ पे 4 नाम दिख गए, ठीक है? इनमें से 3 नाम तो आपको यहाँ पे ऑप्शन में ही दे रखे हैं। तो आपको यहाँ पे डायरेक्टली आप बोलोगे यहाँ पे कि आपको कन्फ्यूजन होगी पहले के 3 ऑप्शंस में। क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये तीनों आपके यहाँ पे कश्मीर शेविज़्म से रिलेटेड हैं। अब आपको यहाँ पे याद रखना है कि ये क्वेश्चन वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैं बोलूँगा, क्योंकि आपका डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड है। ठीक है? यहाँ पे आप कहीं से अपना कुछ नॉलेज नहीं लगा पाओगे, या तो आपको इसका आंसर पता होगा या फिर नहीं पता होगा। ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप यहाँ पे फाउंडर्स वगैरह पढ़ते हो ना, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री में आपके यहाँ पे कोई भी न्यूज़पेपर के फाउंडर कौन है या फिर कोई मूवमेंट के फाउंडर कौन है, तो उसी तरीके से आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन है। ठीक है? यहाँ पे आपसे ऐसे नहीं पूछ रहा है, जैसे मान लो आपसे यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से रिलेटेड 3-4 स्टेटमेंट दे दी और उसके बेसिस पे आपको आंसर बताना है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस डायरेक्टली पूछ रहा है कि यहाँ पे किसने इसको यहाँ पे प्रोफाउंड किया है, ठीक है? तो इसलिए आपका यहाँ पे डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे ये। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज़ें, यहाँ पे मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि एक वन ऑफ द हार्डेस्ट क्वेश्चन है, तो इसको यहाँ पे ऐसा मत समझना कि हर क्वेश्चन या तो हार्ड आ रहा है, तो ऐसा भी मत समझना। अभी मैं आगे आपको दिखाऊँगा एक क्वेश्चन, जहाँ पे डायरेक्ट आपको फैक्ट ही पूछ रखा है, पर आपको थोड़ा आइडिया अगर आप लगाओगे तो उसके थ्रू आप यहाँ पे इज़िली सॉल्व कर सकते थे, ठीक है? वो आपका क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे। अभी आगे हम जब सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पे तो आपका राइट आंसर होगा यहाँ पे वासु गुप्ता। तो ए ऑप्शन हमारे यहाँ पे आंसर होने वाला है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपको यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, द रॉयल पोर्ट्रेट्स ऑफ सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन, ठीक है? सिम्हा विष्णु एंड महेंद्र वर्मन आर फाउंड इन विच केव टेम्पल एट ममलापुरम। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा आपसे आप बोल सकते हो यहाँ पे रैंडम क्वेश्चन है, या फिर आपसे बस नॉलेज के बेसिस पे पूछ लिया है। पर इसका एज सच कोई सोर्स मुझे अभी तक ऐसे अगर मैं देखूं तो मुझे एज सच नहीं मिला है। पर हाँ, एक चीज़ है कि आपको ना आर्टिकल्स अगर आपने पढ़ रखे हैं यहाँ पे, न्यूज़ वगैरह आप अगर आप पढ़ते हो, तो वहाँ पे आपको इसका प्रेफ़रेंस या फिर आप बोलो इसके यहाँ पे कहाँ पे ये बेसिकली इसका क्या आंसर है, ये सब आपको पता चल जाएगा, ठीक है? अब जैसे सबसे पहले तो हम यहाँ पे आंसर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हम जैसे डिस्कस करते हैं, वो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ममलापुरम बेसिकली आपका यहाँ पे तमिलनाडु में है, ठीक है? पहली चीज़ याद रखना। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि ममलापुरम को ही हम लोग यहाँ पे महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? महाबलीपुरम के नाम से भी जानते हैं। और आपको यहाँ पे पता होगा ये आपकी एक पोर्ट सिटी है, ठीक है? तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। और किसकी पोर्ट सिटी है, वो है आपके यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी के यहाँ पे फाउंडर कौन है, तो फाउंडर है यहाँ पे सिम्हा विष्णु, ठीक है? तो ये भी पॉइंट सब आपको यहाँ पे याद रखने हैं जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे फाउंडर है आपके यहाँ पे सिम्हा विष्णु, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ये भी आपका पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, पिछले कुछ सालों में आपको मुगल से एज सच कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे जा रहे हैं, ठीक है? अगर पूछे भी जा रहे हैं तो आपको कोई पोस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है, या फिर कोई आपका यहाँ पे सिस्टम किसी ने लगाया होगा तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेता है। पर अगर आप प्रेजेंट डे में देखोगे तो यहाँ पे मिडिवल से आपको ज्यादा से ज्यादा सदर्न इंडिया के किंगडम्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है? चाहे आप विजयनगर एम्पायर देख लो, या फिर अभी आप हाल फिलहाल में आप जैसे यहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी देख रहे हो, कहीं पे आपको अभी आगे दिखाऊंगा मैं चोला डायनेस्टी आपका आएगा। तो ये सब चीजें ना आपको यहाँ पे याद रखनी है कि अभी ना धीरे धीरे जो आपका ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे फोकस भी आपको सदर्न इंडिया वाले जो किंगडम्स है उन पे भी आपको करना है, ठीक है? एकदम डीप में मत पढ़ना, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि एकदम डीप में पढ़ने चले जाओ, पर एटलीस्ट आपको जो उनके रिलेटेड जो आपके फेमस आर्किटेक्चर्स हो गए, जो केव्स जैसे आपका यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, तो ये सब चीजें एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए। क्या एम्बलम थे, जैसे आपका पांड्या का क्या एम्बलम है, फिर आपका चेरास का क्या है, चोलास का क्या है, ये सब छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे जो ऑलरेडी मैंने डिस्कस करा रखी है वैसे तो पीवाईक्यूज में, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अगर अब आपने यहाँ पे नहीं देख रखे पीवाईक्यूज तो जरूर देख लेना, उसका लिंक यहाँ पे मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे डाल दूंगा, ठीक है? यहाँ पे सीएपीएफ और सीडीएस दोनों के पीवाईक्यूज आपको जरूर देख के जाने हैं, ठीक है? क्योंकि दोनों ही आपके यहाँ पे सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस आपको जीके में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ममलापुरम बेसिकली आपका महाबलीपुरम है जो कि तमिलनाडु के अंदर आता है, जो एक आपकी पोर्ट सिटी है पल्लवा डायनेस्टी की। और इसके फाउंडर ही आपको यहाँ पे दे रखे हैं सिम्हा विष्णु, ठीक है? जो कि फाउंडर है। अब यहाँ पे देखो, अगर आप जाओगे यहाँ पे सर्च कर लो, अगर आप करना चाहो तो यहाँ पे ना जो आपका द हिंदू का आप बोल सकते हो, यहाँ पे फ्रंट लाइन करके यहाँ पे इनकी मैगजीन सॉर्ट ऑफ है, ठीक है? तो यहाँ पे इसमें आप अगर सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ पे आपको मैं दिखा भी दे रहा हूँ।
तो सबसे पहले तो देखो आपको यहाँ पे याद रखना है कि 3 आपके यहाँ पे रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं, ठीक है? 3 रॉयल पोर्ट्रेट्स हैं, पर आपको यहाँ पे 2 के बारे में पूछ रखा है, ठीक है? अब वो 2 कौन से हैं जो आपसे पूछ रखे हैं, तो अगर आप ध्यान से देखो पहले आपको दे दिया यहाँ पे कि 3 रॉयल पोर्ट्रेट्स, 2 ऑफ देम आर इनसाइड आदि वर्वा केव टेम्पल, ठीक है? यहाँ पे क्लियरली आपको दे रखा है कौन सी केव है, तो आदि वरा केव है, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अब मैं ये नहीं बोल रहा कि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है या फिर आप हर कोई कर लोगे, ऐसा नहीं है। हिस्ट्री बहुत ज्यादा टफ आई थी, ठीक है? जो आपका पिछला सीडीएस था उसमें नो डाउट, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, ठीक है? तो हिस्ट्री आपकी टफ थी, इसलिए मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री को आप लास्ट में करो, और हिस्ट्री में अगर करना भी है तो सबसे पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करो, कि एटलीस्ट आप यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस लगा जाओगे। अभी जैसे आपको मैं एक क्वेश्चन आगे दिखाऊंगा, जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते रहेंगे, आपका एक क्वेश्चन तो आपका हूबहू रिपीट करके आया है, ठीक है? जो आपका पहले सीडीएस में पूछा गया था, फिर सीएपीएफ में पूछा गया, अब फिर वापस से सीडीएस में आ गया, ठीक है? अभी मैं आपको यहाँ पे आगे दिखाऊंगा अभी, ठीक? तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आपका यहाँ पे कौन सी केव हो गई, तो आपकी केव हो गई यहाँ पे आदिवरा केव, ठीक है? अब उसके बाद देखो आपको यहाँ पे दो चीजें और याद रखनी है। कौन सी दो चीजें याद रखनी है, तो पहला जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि वन इज दैट ऑफ सिम्हा विष्णु, ठीक है? यहाँ पे पोर्ट्रेट की बात हो रही है, तो पहले आपके हैं यहाँ पे सिम्हा विष्णु, दूसरे इनके यहाँ पे बेटे हैं जिनका नाम है यहाँ पे महेंद्र वर्मन, ठीक है? और यही दो आपको बेसिकली क्वेश्चन में दे रखे हैं। तो इन दोनों का आपको पोर्ट्रेट किसमें देखने को मिलता है, यहाँ पे आदिवरा केव टेम्पल के अंदर देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। सेकंड चीज, कि आपको जैसे आगे दे रखा है कि देयर इज अ लोन पोर्ट्रेट ऑफ नरसिम्हा वर्मन वन, ठीक है? कहाँ पे देखने को मिलेगा, तो ये आपको देखने को मिलता है यहाँ पे धर्मराजा रथ पे, ठीक है? तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। और इस आर्टिकल का लिंक ना मैं यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा, वहां पे जाके आप जरूर देख लेना, ठीक है? इसको एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हाल फिलहाल में सदर्न इंडिया के किंगडम्स से रिलेटेड क्वेश्चन थोड़े बहुत पूछे जा रहे हैं, ठीक है? तो एटलीस्ट अगर आपको सारे अच्छे से नहीं पता है, बहुत अच्छे से नॉलेज नहीं है, तो एटलीस्ट आपको ऊपर ऊपर से नॉलेज हो कि आप एटलीस्ट हिस्ट्री के ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर पाओ, ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, यहाँ पे आदिवरा केव आपका राइट आंसर। अब देखो इसके अलावा आपको अगर आप देखोगे तो उपेंद्र सिंह में आपको यहाँ पे ये सब चीजें दे रखी हैं, ये सब भी पढ़ लेना, जब मैं पीडीएफ दूंगा तो वहां पे जाके आप पढ़ सकते हो। तो ये आपके लिए आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे कि पल्लवा पीरियड आपके यहाँ पे केव्स है पल्लवा की, ठीक है? कुछ कुछ केव्स आपको यहाँ पे दे रखी है जो इंपॉर्टेंट है। फिर आपको यहाँ पे दे रखा है कि पोर्ट सिटी आपका यहाँ पे ममलापुरम, जो बेसिकली आपका महाबलीपुरम है, ठीक है? और यहाँ पे आपको क्लियरली यहाँ पे दे रखा है कि नेम्ड आफ्टर द पल्लवा किंग नरसिम्हा वन, ऑल्सो नोन एज महामला ग्रेट हीरो, ठीक है? यहाँ पे इसका नाम ममलापुरम कैसे पड़ा ये भी आपको दे रखा है, कौन से रूलर के बेसिक बेस्ड पे यहाँ पे इसका नाम पड़ा है, तो ये भी आपको दे रखा है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपका स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है, तो बेसिकली ये भी आपका एक स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन ही है। उसके बाद नेक्स्ट चीज आपको यहाँ पे बाकी चीजें आपको यहाँ पे याद रख लेनी है। जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है कि विष्णु रेस्क्यूइंग द अर्थ, विष्णु टेकिंग 3 स्ट्राइड्स, फिर गजलक्ष्मी एंड दुर्गा, ये तीनों बेसिकली आपके यहाँ पे मिथोलॉजिकल आपके यहाँ पे सीन्स है जो यहाँ पे कार्व्ड है, ठीक है? उस पर्टिकुलर टेम्पल के अंदर या केव के अंदर। तो ये आपको देखने को मिलते हैं आदि वराह केव के अंदर। अब आपसे यहाँ पे इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर आगे आपको यहाँ पे दे रखा है दुर्गा केव के रिलेटेड, तो उसमें क्या प्रेजेंट है ये आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे गोवर्धन माउंटेन से रिलेटेड, जो यहाँ पे कृष्ण भगवान ने उठाया था, तो उसका जो पोर्ट्रेट है, ठीक है, या फिर उसका जो सीन्स है वो आपको कहाँ देखने को मिलते हैं, तो आपको देखने को मिलते हैं पांचा पांडवा केव, ठीक है? तो ये तीनों केव्स के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए, और इससे आपको एक आइडिया तो लग गया होगा आई होप कि ये तीनों केव आपकी पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है? इसमें तो आपको अब तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अगर आप ये 3 केव आपको कहीं पे भी ऑप्शन में दिख जाए, तो आप एटलीस्ट ये तो बता सकोगे कि यहाँ पे ये तीनों केव आपकी पल्लवा डायनेस्टी से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहाँ पे बस मुझे इतनी चीज बतानी थी, और ये जब मैं आपको दूंगा यहाँ पे पीडीएफ वगैरह, तो आप इसको गो थ्रू कर लेना, ठीक है? अब यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन आदिवरा केव, और वो जो आपका आर्टिकल है वो भी मैं यहाँ पे ग्रुप में डाल दूंगा, जब आप ये वीडियो देखोगे उसी दिन आपको यहाँ पे ये आपका आर्टिकल भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है? तो राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सवाई जयसिंह एस्ट्रोनॉमिकल वर्क। अब देखो ये जो आपका यहाँ पे क्वेश्चन है ना, ये आपका यहाँ पे एक नई बुक से रिलेटेड है, जो आपको मैंने शुरू में 2 बुक्स दिखाई थी ना, उसमें से जो आपकी ये पहली वाली बुक है, ठीक है? इरफान हबीब की जो बुक है बेसिकली। तो इस पर्टिकुलर बुक में आपको यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट, डायरेक्ट आपको स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है? पर आपको यहाँ पे मैं रिकमेंड करूंगा आप इसको बिल्कुल मत पढ़ना, ठीक है? क्योंकि अब आपके पास बिल्कुल टाइम भी नहीं है, और आपका यहाँ पे जो सबसे पहला प्राइमरी सोर्स होना चाहिए वो आपकी एनसीईआरटीज होना चाहिए, एटलीस्ट आपकी एनसीईआरटीज कवर होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे दोनों जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है आपकी स्टैटिक बेस्ड स्टेटमेंट्स है, और दोनों ही एकदम करेक्ट है, ठीक है? तो दोनों ही बेसिकली आपके यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट, हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, बोथ 1 एंड 2। तो दोनों स्टैटिक बेस्ड आपके यहाँ पे स्टेटमेंट है। स्टैटिक बेस्ड इन द सेंस कि आपको ना दो
आपके यहाँ पे दो जो स्टेटमेंट दे रखी है उससे दो अलग क्वेश्चन आप यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको या तो ये चीज पता होगी या फिर नहीं पता होगी, पर यहाँ पे जो एक्स्ट्रा चीजें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेना। इसके अलावा मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बता दे रहा हूँ, ठीक है, इनसे रिलेटेड। तो सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है कि इन्होंने जो ये लिखा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे बेसिकली जो एस्ट्रोनॉमिकल वर्क किया है, जो इसके थ्रू यहाँ पे इन्होंने फाइंड किया है, ठीक है, जो भी चीज इन्होंने यहाँ पे फाइंड किया, जैसे इन्होंने बेसिकली यहाँ पे जो टेबल्स थे यहाँ पे ये आपके यहाँ पे बनाए थे, जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने किए थे उससे रिलेटेड, तो ये कौन सी बुक में यहाँ पे है, तो इनकी एक यहाँ पे बुक है जिसका नाम है यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मोहम्मद शाही, ठीक है, जिज ए मोहम्मद शाही। तो ये जो बेसिकली बुक है ये आपके यहाँ पे उस टाइम पे कंटेम्प्रेरी मुगल रूलर थे यहाँ पे उस टाइम पे, वो थे मोहम्मद शाह, तो उनके ऊपर बेसिकली यहाँ पे उनके बेस्ड यहाँ पे नाम रखा गया इस बुक का, ये बस आपको याद रखना है। पर बुक यहाँ पे सवाई जयसिंह की ही है, ठीक है। और इनका यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल फील्ड से रिलेटेड बहुत इनका योगदान है, ये पॉइंट याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है कि यहाँ पे जो आप जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी देखते हो आपके यहाँ पे जो दिल्ली में प्रेजेंट है, जो आपकी 1721 या 25 के आसपास जो बनी है आपकी, तो उन उस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी को बनाने में भी इनका यहाँ पे योगदान है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको नहीं भूलना है, तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ। आपको यहाँ पे याद रखना है जंतर मंतर जो आपकी यहाँ पे ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है, दिल्ली में, जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी, ठीक है, इसमें इस पर्टिकुलर ऑब्जर्वेटरी में भी इनका यहाँ पे योगदान है, जो आपकी यहाँ पे 1721 से लेके 1725 के आसपास बनी है, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, एक तो आपको दिख गया यहाँ पे कि इनका एस्ट्रोनॉमिकल वर्ड से रिलेटेड इनका इनका यहाँ पे योगदान है। दूसरा आपको मैंने बता दें यहाँ पे कि जो इन्होंने टेबल्स वगैरह यहाँ पे जो फॉर्म किए, ठीक है, वो सब आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे जिद ए मोहम्मद शाही नाम की एक बुक में, जो कि आपकी सवाई जयसिंह ने लिखी है। और आपसे यहाँ पे अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि इनसे रिलेटेड आपको बुक दे देगा, उसमें फिर आपसे पूछेगा, तो वो बुक मैंने यहाँ पे बता दी है। फिर अगला पॉइंट आपको यहाँ पे याद रख लेना है कि यहाँ पे ये जो बुक है ना ये आपकी 1733 के आसपास है, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ पे जंतर मंतर ऑब्जर्वेटरी देखने को मिल रहा है, तो ये एक तरीके से ना एक स्टार्टिंग फेज है जहाँ पे आप आने वाले टाइम के लिए एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स आप बिल्डअप कर पाओ, ठीक है, इस टाइप की आपकी ये ऑब्जर्वेटरी है। तो ठीक है, यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। और यहाँ पे आपको दो टाइप के यंत्र देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब इतना आता मैं डीप में नहीं जा रहा हूँ, बस नाम बता दे रहा हूँ आपको यहाँ पे। एक है आपके पास यहाँ पे सम्राट यंत्र, और दूसरे हैं आपके पास यहाँ पे रामा यंत्र, ठीक है। तो ये दोनों यंत्र यहाँ पे आप बेसिकली यहाँ पे यूज किए जाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, इक्विप्ड है बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट चीजें थी जो आपको यहाँ पे याद रखनी है। और वापस जैसे मैंने पहले ही बोला, आपको अब जाके वो बुक्स नहीं पढ़नी है, आपको आपने अभी तक जितना भी पढ़ रखा है अब उसको यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करना है आपको, ठीक है। और हिस्ट्री जैसे मैंने पहले भी बताया आपको हमेशा लास्ट में करनी है, क्योंकि यहाँ पे हिस्ट्री का बहुत ज्यादा वास्ट सिलेबस है, ठीक है। अब जैसे जैसे अगर आप देखोगे धीरे धीरे, अब वो मुगल से शिफ्ट होते होते पहले सदर्न इंडिया गए, अब सदर्न इंडिया से भी अगर आप देखो यहाँ पे आपको राजस्थान की हिस्ट्री पूछे, जनरली यहाँ पे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपको स्टेट पीसीएस में पूछे जाएंगे, ठीक है। राजस्थान का अगर कोई यहाँ पे देख रहा है अगर कोई भी, तो उस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे स्टेट पीसीएस के एग्जाम में ऐसे टाइप के क्वेश्चन डेफिनेटली पूछे जाएंगे, क्योंकि वो आपको स्टेट से रिलेटेड ही आपका ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको जो पूछा गया, अब ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन में से एक है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा एनसीईआरटीज वगैरह में। आपके एक्सटर्नल जो सोर्सेज हैं या फिर एक्स्ट्रा जो सोर्सेज हैं उसमें से आपको ये देखने को मिल रही हैं सब चीजें, ठीक है। तो इसलिए मैंने पहले भी बोला था कि आपका हिस्ट्री का पेपर यहाँ पे वन ऑफ द हार्डेस्ट सेक्शन था, ठीक है, पेपर्स का। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे बोथ 1 and 2। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन एन इम्पॉर्टेंट अर्ली चोला पेंटिंग डिस्कवर्ड एट द बृहदेश्वरा टेम्पल थंजावुर इन 1931। अब देखो यही वाला जो क्वेश्चन है, यही मैं आपसे बोल रहा था कि यहाँ पे अगर आपको थोड़ी बहुत भी अगर नॉलेज हो तो आप इजीली यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसको मैं इजी यहाँ पे मतलब मॉडरेट रख लेते हैं, इजी भी नहीं रखते हैं, पर यहाँ पे अगर आपको हल्का फुल्का भी पता है ना कि आपके जो चोलास थे बेसिकली यहाँ पे वो वर्शिप करते थे लॉर्ड शिवा को, ठीक है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो आपकी चोला डायनेस्टी है, ठीक है, जो बेसिकली आपके जितने भी रूलर है वो आपके यहाँ पे ज्यादातर वर्शिप करते हुए आपको नजर आएंगे यहाँ पे शिव भगवान को, ठीक है। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। और इसी वजह से आपको अगर पता हो कि आपका यहाँ पे जितने भी मैक्सिमम टेम्पल्स है ना आपके यहाँ पे चोला डायनेस्टी से रिलेटेड, सब के सब आपके यहाँ पे शिव से ही रिलेटेड है, ठीक है, शिव भगवान, या फिर आप जैसे बुक्स में पढ़ते हो शिव को हम लोग यहाँ पे शिवा के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो शिव भगवान के ऊपर बेस्ड टेम्पल्स आपको देखने को मिलेंगे, मतलब यहाँ पे बृहदेश्वरा टेम्पल बेसिकली आपका एक शिव टेम्पल है, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। फिर नेक्स्ट चीज आपको जैसे थंजावुर दे रखा है, तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा।
और अगर मान लो आपको ये चीज़ नहीं पता होती, ठीक है? मान लेते हैं अगर आपको यहाँ पे ये आइडिया नहीं था कि चोला पेंटिंग्स जो है आपकी यहाँ पे, मतलब चोला डायनेस्टी बेसिकली यहाँ पे किन की पूजा करती है। अगर आपको नहीं पता है किन की वर्शिप करती है, तो ये अगर आपको नहीं पता था तो हम ऑप्शन के रिगार्डिंग भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर सकते थे। अब कैसे एलिमिनेट कर सकते थे? इतना तो आई होप कि आपको पता होगा कि यहाँ पे बुद्धिज़्म और जैनिज़्म तो नहीं होने वाला था आंसर, ठीक है? तो अगर उस केस में अगर हम बात करें, तो जैसे आपको यहाँ पे बुद्धा दे रखा है यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन, तो यहाँ पे इसको इनको तो आप यहाँ पे इस ऑप्शन को, पर्टिकुलर ऑप्शन को आप यहाँ पे कैंसल आउट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे ये बुद्धा की वर्शिप नहीं करते थे, ठीक है? और इसी तरीके से जो आपको यहाँ पे बेसिकली डी ऑप्शन दे रखा है, ये आपको दे रखा है यहाँ पे पर्शवनथा, जो बेसिकली आपके 23rd तीर्थंकर हैं, ठीक है? जो जैनिज़्म से रिलेटेड है। तो इसलिए आपको यहाँ पे ये भी पॉइंट याद रखना है। और जैसे आपको पता है कि आपके यहाँ पे जो जैनिज्म है, उनको उस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे रिलीजन को स्टार्ट किसने किया था, तो स्टार्ट किया था यहाँ पे ऋषभ देव ने, ठीक है? तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ऋष्वानंद आप यहाँ पे कहीं पे पढ़ोगे, ठीक है? तो ऋष्वानंद हम लोग, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं। तो ऋष्वानाथ, ठीक है? ऋष्वानाथ, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। कहीं पे आपको ऋष्वानंद देखने को मिलेंगे, कहीं पे आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे ऋषभ देव, ठीक है? तो यहाँ पे आपको अलग अलग नाम देखने को मिलेंगे, पर वो एक ही इंसान की बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? जिन्होंने यहाँ पे फाउंड किया था जैनिज्म। और इम्पोर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे कि रियल जो फाउंडर आपसे पूछे जाते हैं ना, अगर देखा जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने ही शुरू किया है। पर आपसे जनरली पूछते हैं इस तरीके से कि यहाँ पे किस के टाइम पे जैनिज्म ज्यादा फैला है, ठीक है? तो उस केस में आपका आंसर हो जाएगा महावीरा, ठीक है? जो कि आपके 24th थे। तो जो आपको यहाँ पे दे रखा है ये आपके 23rd है। इन्हीं के बाद बेसिकली आपके आए थे यहाँ पे तीर्थंकर महावीर, जैसे आपने एक यूनिवर्सिटी भी सुन रखी होगी इसी नाम से है, ठीक है? तो इसी से रिलेटेड आपके यहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे ये पता चल जाता है कि आपके बुद्धिज्म और जैनिज्म तो इसका आंसर नहीं होने वाला था, ठीक है? अब आप इसमें कंफ्यूज हो सकते थे यहाँ पे बी और सी में, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे मैंने बोला था कि आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए एटलीस्ट कि आपको ये पता हो कि चोला जितने भी आपके यहाँ पे रूलर्स हैं या फिर किंगडम है, जो चोला किंगडम है, वो बेसिकली यहाँ पे वर्शिप करते हैं यहाँ पे शिव भगवान को, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे काली माता से रिलेटेड आपका यहाँ पे कोई भी आंसर करेक्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये ऑप्शन हम लोग यहाँ पे कैंसिल आउट कर सकते हैं। अब इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या चीज़ें और पता होना चाहिए? तो सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि यहाँ पे जो आपके चोला है, ठीक है? चोला से रिलेटेड हम लोग यहाँ पे थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पोर्ट सिटी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जो आपसे जनरली पूछ भी लेता है कभी-कभी मैच द फॉलोइंग में, तो वो है आपकी यहाँ पे पुहार, ठीक है? चोला की पोर्ट सिटी आपकी यहाँ पे है पुहार। फिर आपसे पूछ लेता है मैच द फॉलोइंग में कभी-कभी यहाँ पे एम्बलम, या फिर आपको स्टेटमेंट में दे देगा। तो इनका एम्बलम था यहाँ पे टाइगर, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। कहीं पे आपको जंपिंग टाइगर देखने को मिलेगा, कहीं पे सिर्फ टाइगर लिखा हुआ देखने को मिलेगा, पर आपको टाइगर कीवर्ड याद रखना है, ठीक है? क्योंकि बाकी के टाइगर नहीं है, बाकी का एक का फिश है, एक का बो एंड एरो है। अब आपकी यहाँ पे ड्यूटी है कि आपको बताना है कि किसका यहाँ पे ये बो एंड एरो किसका एम्बलम है और फिश किसका एम्बलम है, ठीक है? यहाँ पे मैं आपको एक बता सकता हूँ यहाँ पे कि एक उनमें से पांड्या है, ठीक है? तो ये अब आपको बताना है कि पांड्या का क्या है, और जो अब आपका तीसरा किंगडम रह गया है, वो किसका है बेसिकली, ठीक है? उनका एम्बलम क्या है? तो अब आपको ये कमेंट करके बताना है। ये ऑलरेडी यहाँ पे मैं बता चुका हूँ, ठीक है? सीएपीएफ के पीवाईक्यूज में भी मैंने बताया है, और सीडीएस के यहाँ पे जब वीडियोस मैंने पहली बार शुरू किए थे उस टाइम पे भी मैंने ये चीजें बताई हैं, ठीक है? नाउ अगर हम इसके अलावा बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको कैपिटल भी पता होना चाहिए, जो कि बेसिकली आपको यहाँ पे, चलो यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे दिया है वैसे तो, वो है आपकी यहाँ पे थंजावुर, ठीक है? थंजावुर। तो ये याद रखना। अब कभी-कभी ना कहीं-कहीं आपको थंजावुर के अलावा आपको यहाँ पे एक और तरीके से दे देगा, या आपको दे देगा यहाँ पे तंजौर, ठीक है? तो कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ पे एक ही चीज है, ठीक है? एक ही सिटी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है? अलग तरीके से बस लिखा जा रहा है, पर वो एक ही चीज है, ठीक है? तो यहाँ पे कैपिटल थी चोलास की यहाँ पे थंजावुर या फिर तांजोर। एम्बलम था आपका यहाँ पे टाइगर, या फिर कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जंपिंग टाइगर। और पोर्ट सिटी थी यहाँ पे पुहार। तो ये सब इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, और बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे बताया वो आपको यहाँ पे याद रखना है। और ये वन ऑफ द, आप बोल सकते हो इजी से मॉडरेट के बीच में मैं बोलूंगा यहाँ पे, क्योंकि एटलीस्ट सदर्न इंडिया की अगर हम जब भी बात करेंगे ना, तो आपको ये सिंपल सी चीजें हैं यहाँ पे, ये पता होती हैं, ठीक है? जनरली लोगों को, क्योंकि बाकी सारी चीजें यहाँ पे याद रखना मुश्किल है। पर ये सब जो आपके छोटे छोटे फैक्ट्स हो गए ना, ये सब आप यहाँ पे जनरली पढ़ लेते हो, ठीक है? जैसे आपको यहाँ पे पता है, जब हम ज्योग्राफीज वगैरह भी करते हैं, ज्योग्राफी जब हम करते हैं, तो टेम्पल्स वगैरह भी जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं, तो उसमें भी हम लोग यहाँ पे चीजें डिस्कस करते हैं कि ये टेम्पल आपकी इस डायनेस्टी ने बनवाया था, ये टेम्पल आपका इस डायनेस्टी ने बनवाया था, क्योंकि आपके बाकी जो दूसरे एग्जाम्स है उसमें भी जनरली यहाँ पे पूछा जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अपना राइट आंसर है यहाँ पे बी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे दे रखा है, मन कोटूहाल, अ वर्क ऑन म्यूजिक वॉज प्रिपेयर्ड अंडर द एजीज ऑफ, ठीक है? तो यहाँ पे आपको एक तो फैक्ट दे रखा है कि यहाँ पे ये एक म्यूजिक है, ठीक है? टाइप ऑफ म्यूजिक है।
दूसरा आपको यहाँ पे याद रखना है, जो आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर। ठीक है, तो यहाँ पे अपने आंसर हो जाएंगे। अब जो आपको बाकी ऑप्शन दे रखे हैं ना, उनको भी थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपको यहाँ पे पता होगा, मीराबाई बेसिकली यहाँ पे डिवोटी थी यहाँ पे भगवान कृष्ण की। ठीक है, और इनको आप भक्ति मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी याद रख लेना, यहाँ पे कृष्ण भक्ति से रिलेटेड आपकी यहाँ पे ये आपकी पोएट है। ठीक है, बेसिकली आपकी यहाँ पे ये मीराबाई यहाँ पे पोएट है और डिवोटी है यहाँ पे कृष्ण भगवान की। ठीक है, तो ये सब आपको पॉइंट्स याद रखने हैं और इनको आप भक्ति मूवमेंट से भी रिलेट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आपको यहाँ पास आ जाएंगे यहाँ पे तानसेन। अब देखो, तानसेन आपको पता होगा यहाँ पे वन ऑफ द 9 जो आपके यहाँ पे रत्न थे, ठीक है, अकबर के। ठीक है, उनमें से एक है ये। ठीक है, नवरत्न में से एक है ये, आपको यहाँ पे याद रखना है, किन के? अकबर के। ठीक है, फिर यहाँ पे ये और याद रखना है कि ये भी आपके म्यूजिशियन है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। और यहाँ पे कभी कभी ना आपको पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि इनका असली नाम क्या है। ठीक है, तो असली नाम भी याद रखना है, वो है इनका यहाँ पे राम तानु पांडे। ठीक है, राम तानु पांडे इनका असली नाम है। अब इसके बाद आपके यहाँ पे आ जाते हैं डी ऑप्शन जो आपको दे रखा है, आमिर खुसरो। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आप यहाँ पे पर्सनैलिटी यहाँ पे आप देखोगे। क्यों यहाँ पे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ? क्योंकि यहाँ पे इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी है जो आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ इन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है यहाँ पे उर्दू लैंग्वेज। ठीक है, उर्दू लैंग्वेज इंट्रोड्यूस की, फिर साथ ही साथ इन्वेंट किया यहाँ पे सितार को। ठीक है, सितार भी इन्होंने ही इन्वेंट किया। तो ये सब भी पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। और कौन कौन सी बुक्स यहाँ पे आपके यहाँ पे इन्होंने लिखी है, ये अब आपको यहाँ पे नीचे कमेंट डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक हिंट दे सकता हूँ। हिंट आपका रहेगा यहाँ पे, जो आपकी सबसे दिल्ली सल्तनत थी। ठीक है, सबसे पहले जो आपके यहाँ पे मुगल एम्पायर से पहले जो आपका आया था, उस टाइम पे बेसिकली यहाँ पे इन्होंने काम किया है आपके रूलर्स के अंदर। ठीक है, एक रूलर नहीं, एक से ज्यादा रूलर्स के अंदर इन्होंने काम किया है। ठीक है, तो आपको अब ये बताना है कि इन्होंने कौन सी बुक्स लिखी है। ठीक है, उनमें से एक आपकी यहाँ पे आ जाएगी, एक रूलर के ऊपर इन्होंने बेसिकली यहाँ पे एक बुक भी लिखी है। ठीक है, तो ये सब आपको यहाँ पे कमेंट डाउन करना है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? यहाँ पे ए ऑप्शन, राजा मानसिंह ऑफ ग्वालियर बेसिकली हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्शन प्रोग्राम ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अब देखो, नाउ आपको यहाँ पे पता होगा कि गांधी जी के लिए यहाँ पे आप दो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बेसिकली आप यहाँ पे पढ़ते हो। एक आपकी है 1920 वाली। ठीक है, जो बेसिकली यहाँ पे नाम ही उसका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। पर हम यहाँ पे मेनली जो आपका खेड़ा सत्याग्रह है, उसको भी हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं कि वो गांधी जी की पहली नॉन आपकी यहाँ पे कॉर्पोरेशन मूवमेंट थी। ठीक है, तो ये दोनों मूवमेंट्स आपको यहाँ पे याद रखनी है। दोनों को हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बोलते हैं। पर आपको यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन में दे रखा है, जैसे आपको यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह नहीं दे रखा है। ठीक है, डायरेक्टली आपको यहाँ पे नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट दे रखा है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे समझना है, कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम बात करें दोनों में, अगर हम देखते हैं, तो जो आपकी यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह था बेसिकली, जो गांधी जी की पहली नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट थी, उसमें बेसिकली यहाँ पे रेंट से रिलेटेड या आप बोलो टैक्स से रिलेटेड। ठीक है, रेंट तो छोड़ दो, टैक्स से रिलेटेड यहाँ पे इशू था, जिनको उस पर्टिकुलर इशू को जिन्होंने यहाँ पे सॉल्व किया था। वहीं पे अगर हम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करते हैं, जो आपकी 1920 में हुई थी, जो पहली वाली है वो 1918 में हुआ था। सत्याग्रह जो था आपका यहाँ पे खेड़ा सत्याग्रह, वो 1918 का है। और ये जो आपका है यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है 1920 की है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जैसे पता है कि हिंदू मुस्लिम यूनिटी यहाँ पे गांधी जी ने ट्राई किया लाने का, क्योंकि आपका उसी टाइम पे खिलाफत मूवमेंट भी शुरू हुई थी। तो नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट के नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं 1920 वाली मूवमेंट को। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि जब आपका यहाँ पे जलियनवाला बाग आपका जो हुआ था। ठीक है, तो 1919 में जो आपका हुआ था 13 अप्रैल 1919, जिसकी डेट हमें जिंदगी में नहीं भूलनी चाहिए। ठीक है, कभी भी। तो वो पॉइंट जो आपको याद रखना है, उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट फिर उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिला था कि शुरू करी थी यहाँ पे खिलाफत मूवमेंट को मर्ज करके। ठीक है, एक ही मूवमेंट में दोनों को बेसिकली यहाँ पे मर्ज करके हिंदू मुस्लिम यूनिटी को यहाँ पे शो किया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको जैसे पहला स्टेटमेंट दे रखा है, द कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वाज टू रीच डाउन टू द विलेज एंड द मोहल्ला लेवल। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट है कि आपके यहाँ पे जो कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन वगैरह थी, तो यहाँ पे वो विलेज वगैरह में यहाँ पे आप बोलो मीटिंग्स रखते थे, या फिर आप जो विलेजर्स वगैरह थे उनको यहाँ पे इंटैक्ट करके रखते थे। ठीक है, फिर दूसरा आपको दे रखा है यहाँ पे बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट एफिलिएटेड स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो अब यहाँ पे देखो, याद रखना कि 1920 वाली जो आपकी मूवमेंट है ना, वो बेसिकली यहाँ पे बाइकआउट के ऊपर ही बेस्ड है। ठीक है, कि मतलब आपको यहाँ पे बोल दिया कि जैसे आपकी यहाँ पे जो 1918 वाली थी, उसमें बोल दिया कि टैक्स नहीं देना है आपको, टैक्स को बाइकआउट करना है एक तरीके से। ठीक है, उसी तरीके 1920 में आपसे बोला है यहाँ पे कि स्कूल्स एंड कॉलेजेस को बाइकआउट करो। साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप ध्यान से पढ़ो, बी ऑप्शन और सी ऑप्शन, ठीक है, दोनों ना आपस में थोड़े बहुत आप बोल सकते हो यहाँ पे कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, एक आपको बोल रहा है, बी ऑप्शन बोल रहा है कि वो बाइकआउट कर रहे थे एक पर्टिकुलर चीज,
आपको सी ऑप्शन एक तरफ से बोल रहा है कि यहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर। तो अगर आप यहाँ पे थोड़ा भी दिमाग लगाओ, तो आपको यहाँ पे क्लियरली पता होगा यहाँ पे कि जो आपकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये आपकी बाइकॉट से रिलेटेड है, ठीक है? तो कहीं पे भी वो कंट्रोल करने की बात नहीं थी, ठीक है? और पहली बात तो आपको ये भी पता होगा यहाँ पे कि लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करना आपका यहाँ पे उस टाइम पे, अगर हम गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव से बात करें, तो वो उनके अंडर नहीं आता था, ठीक है? इतना ज़्यादा नहीं आता था, थोड़ा बहुत आता था फॉर श्योर, पर इतना नहीं आता था कि वो एकदम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे पहली बात तो वो बायकॉट कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, कंट्रोल कर सकते हैं इन द सेंस ये मत समझना कि कंप्लीट गवर्नमेंट उनकी हो गई, ठीक है? ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि जो आपके लेजिस्लेचर वगैरह होते थे ना, उनको ये बायकॉट करते थे, ठीक है? तो जो आपके कांग्रेस के यहाँ पे लोग होते थे, वो क्या करते थे बेसिकली, यहाँ पे जो आपकी लेजिस्लेचर थी उस टाइम पे, अगर उस लेजिस्लेचर में कोई भी कांग्रेस का यहाँ पे मेंबर है, ठीक है, और उस स्टेट लेजिस्लेचर का भी मेंबर है, तो वो बेसिकली यहाँ पे वो उसको बाइकआउट करता था, ठीक है? इस तरीके से बाइकआउट किया जाता था कि मतलब वो जो रूल्स यहाँ पे, जो रेगुलेशंस यहाँ पे गवर्नमेंट ला रही है, उसमें वो लोग पार्ट नहीं लेते थे, ठीक है? तो इस टाइप से आप बोल दो यहाँ पे कि कंट्रोल या लॉ एंड ऑर्डर का यहाँ पे बात हो रही है। अगर लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करते हैं, तो मतलब उसमें पार्ट ले रहे हैं, वो लेजिस्लेचर में पार्ट ले रहे हैं, पर यहाँ पे वो बाइकआउट कर रहे हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ठीक है? टेकिंग कंट्रोल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया बाइकॉट करते थे यहाँ पे वो स्टेट लेजिस्लेचर्स वगैरह, तो यहाँ पे ऑब्वियस सी बात है, जब स्टेट जो आपके लेजिस्लेचर है उनको ही आप बाइकॉट करोगे, तो रूल्स एंड रेगुलेशन आपके बेसिस पे नहीं बन रहे हैं, ठीक है? फिर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं डी ऑप्शन की, तो डी ऑप्शन आपसे बोल रहा है यहाँ पे कि सरेंडर ऑफ टाइटल्स एंड ऑर्डर्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी 1920 वाली जो मूवमेंट है, बेसिकली नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो यहाँ पे हमें देखने को मिला था यहाँ पे कि गांधी जी ने अपना जो केसरी हिंद का जो टाइटल है, जो उनको यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, इन्होंने वो वापस कर दिया था, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यहाँ पे याद रखनी है, ठीक है? तो यहाँ पे चलो मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कौन सा टाइटल है। तो टाइटल है आपका यहाँ पे केसर ए हिंद, ठीक है? तो ये आपका यहाँ पे टाइटल है, जो बेसिकली यहाँ पे गांधी जी ने वापस कर दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे डी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, और हमसे यहाँ पे नॉट पूछा है, मतलब जो स्टेटमेंट इनमें गलत होगी वो हमारा आंसर होगा, ठीक है? बाकी तीन करेक्ट स्टेटमेंट्स थी, और डी जो आपका है वो भी करेक्ट है, सी आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए यहाँ पे ये गलत है, इसलिए हमारा यहाँ पे ये आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर हमारा यहाँ पे क्या है? सी ऑप्शन, ठीक है? आप कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे लास्ट के जो टिक लगा रखे हैं वो मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है? तो राइट आंसर अपने यहाँ पे सी ऑप्शन। नाउ अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, ठीक है? अब यहाँ पे देखो ना, आपको डायरेक्ट कुछ स्टैटिक स्टेटमेंट दे रखी है, और आपको हमेशा याद रखना है कि यूपीएससी ना जनरली आपको यहाँ पे स्टैटिक आपकी स्टेटमेंट्स देके आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? डायरेक्टली आप सब आपके यहाँ पे आप क्वेश्चन यहाँ पे इतने ज्यादा पूछे नहीं जाते हैं, पर यहाँ पे जैसे आपको ये जैसे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे तीन स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब आप ऐसे समझ सकते हो कि तीन अलग टाइप के क्वेश्चन आपसे यहाँ पे बन सकते हैं, ठीक है? तीन जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है वो तीन डिफरेंट क्वेश्चन है, ठीक है? और वो भी डायरेक्ट आपके स्टैटिक बेस्ड है। तो जैसे आपको पहला दे रखा है कि ही रोट अ कमेंट्री ऑन जयदेवास गीता गोविंदा, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपकी एकदम करेक्ट है, और आपको यहाँ पे करेक्ट बताना है, ठीक है? पहली चीज तो आपको यहाँ पे ये नोटिस करना है कि आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो इन्होंने बिल्कुल यहाँ पे एक कमेंट्री लिखी है जयदेवास की, यहाँ पे जो बुक है बेसिकली यहाँ पे गीता गोविंदा, उसके बारे उसके ऊपर। दूसरा आपको यहाँ पे ये भी रखना है कि इन्होंने ना एक एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, ठीक है? यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एक्सप्लेनेशन भी लिखा है, किसके ऊपर लिखा है? तो उस पर्टिकुलर चीज का नाम है यहाँ पे चंदी सतकम, ठीक है? तो इन्होंने ये दो चीजें करी है यहाँ पे, ये पहले तो सबसे पहले याद रख लेना, ठीक है? यहाँ पे कमेंट्री के फेज में अगर हम बात करें, पहला यहाँ पे गीता गोविंद के ऊपर यहाँ पे इन्होंने कमेंट्री लिखी, दूसरा यहाँ पे एक्सप्लेनेशन किया है यहाँ पे चांदी सतकम के ऊपर। फिर दूसरा स्टेटमेंट आपको दे रखा है कि ही रोट फोर धर्मास, ठीक है? तो यहाँ पे ये जो आपको जैसे दे रखा है यहाँ पे कि इन विच ही सेड टू हैव मेड यूज ऑफ फोर प्रोविंशियल लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब यहाँ पे चार जो आपके हैं धर्मास, ये है कौन कौन से, ठीक है? तो वो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो सबसे पहला आपका यहाँ पे आ जाता है संगीत राज, ठीक है? संगीत राज। दूसरा आपका है यहाँ पे संगीत मीमांसा, मीमांसा, ठीक है? फिर तीसरा आपके पास यहाँ पे आ जाता है संगीत रत्नाकर। फिर लास्ट है आपके पास यहाँ पे, जो फोर्थ है वो है आपके पास यहाँ पे शुद्ध प्रबंधा, ठीक? तो यहाँ पे ये चार बेसिकली आपके यहाँ पे क्या है, ये हैं आपके जो हम बोलते हैं बेसिकली यहाँ पे चार आपकी यहाँ पे धर्मास, ठीक है? जो आपके यहाँ पे राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ ने यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है?
तो पहली चीज़ तो आपको यहाँ पे यही क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है? सिंपल है, यहाँ पे ये क्लियर हो जाना चाहिए। और यहाँ पे अच्छा 1 मिनट रुको, ये सही कर दे रहा हूँ। ये है आपका यहाँ पे मीमांसा, ठीक है? एन है ये। फिर इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिलेगा, इन्होंने बोल रखा है कि 4 यहाँ पे प्रोविंशियल लैंग्वेजेस भी इन्होंने यूज़ किए, जिसमें से आपको यहाँ पे याद रखना है कि इन्होंने संस्कृत और आपकी जो दूसरी लैंग्वेज है यहाँ पे प्राकृत, ठीक है? इनको भी यहाँ पे यूज़ किया है, ठीक है? तो 4 भी इन्होंने यूज़ किए, एकदम करेक्ट है, ठीक है? ये मत समझना कि सिर्फ ये 2 किए, ये 2 की हैं, उन चारों में ये 2 हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको यहाँ पे याद रखनी है इसके बारे में। जैसे 4 प्रोविंशियल लैंग्वेजेस दे रखा है, उसमें से आपकी पहली संस्कृत हो गई, दूसरी प्राकृत हो गई, फिर आपके यहाँ पे लोकल लैंग्वेजेस हो गई, ठीक है? राजस्थान के डायलेक्ट्स वगैरह हो गए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट दे रखी है कि ही इरेक्टेड। इरेक्टेड मतलब होगा कि इन्होंने कुछ बनवाया है। क्या बनवाया है यहाँ पे? कीर्ति स्तंभ इन चित्तौड़ इन कम्युनरेशन ऑफ हिज विक्ट्री ओवर गुजरात। तो यहाँ पे अब ये स्टेटमेंट हो जाएगी गलत, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे ये जो आपका कीर्ति स्तंभ है, ये इन्होंने नहीं बनवाया, ये किसने बनवाया? तो ये आपके यहाँ पे एक जैन मर्चेंट है, ठीक है? उन्होंने यहाँ पे बनवाया है। उनका नाम क्या है यहाँ पे? तो उनका नाम था यहाँ पे, लिख भी दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, जीजा भगरवाला, ठीक है? तो इन्होंने बेसिकली यहाँ पे ये कीर्ति स्तंभ बनवाया, ना कि आपके यहाँ पे राणा कुंभ ऑफ मेवाड़ ने, ठीक है? और दूसरा पॉइंट याद रखना यहाँ पे कि जैसे आपको यहाँ पे दे रखा है ना कि ओवर हिज विक्ट्री ओवर गुजरात, तो ये भी गलत है, ठीक है? तो इन्होंने, जैसे आपको क्लियरली दिख रहा है ये जैन मर्चेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे ग्लोरीफाई करने के लिए बनवाया होगा यहाँ पे जैनिज्म को, ठीक है? जैनिज्म को ग्लोरीफाई करने के लिए यहाँ पे कीर्ति स्तंभ यहाँ पे बनवाए इन्होंने। आई होप कि आपको ये चीज तो यहाँ पे क्लियरली से पता चल रही है। अब जब तीसरा यहाँ पे गलत हुआ, तो आप यहाँ पे क्लियरली देखोगे ए भी गलत, बी भी गलत, फिर डी भी गलत। तो राइट आंसर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन। अब देखो, अगर आपको सी पता था, मतलब यहाँ पे थर्ड ऑप्शन पता था, थर्ड स्टेटमेंट के बारे में पता था, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल सकता है, ठीक है? पर यहाँ पे मैं एक चीज जरूर बोलूंगा, यहाँ पे ये भी वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन है, इसको भी ईजी मत समझना, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे अलग अलग बहुत ज्यादा डिफरेंट आपकी यहाँ पे हिस्ट्री में चले गए वो, क्योंकि जनरली यहाँ पे राजस्थान से रिलेटेड हिस्ट्रीज नहीं पूछी जाती हैं, ठीक है? किसी पर्टिकुलर स्टेट से रिलेटेड नहीं पूछते हैं। वो जनरली आपसे या तो साउथ इंडिया के बारे में पूछेंगे, जो आपकी डायनेस्टीज हैं, ठीक है, उनके बारे में ज्यादा पूछते हैं। पर यहाँ पे वो स्टेट से रिलेटेड में भी यहाँ पे चले गए हैं, तो ये आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। बाकी हाँ, आप ये भी बोल सकते हो कि आपके राजपूत हो गए, राजपूताना हो गया, तो उनसे रिलेटेड आपका यहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा, तो वो भी एक पॉइंट बन जाता है। पर जनरली यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको समझना है। पर यहाँ पे जरूर मैं बोलूंगा, यहाँ पे ये भी आपका वन ऑफ द टफेस्ट क्वेश्चन था। बस यहाँ पे अगर ये था कि थर्ड स्टेटमेंट अगर आपको पता होता, तो आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाना था, ठीक है? तो यहाँ पे राइट आंसर है यहाँ पे सी ऑप्शन 1 and 2 ओनली। now अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रखा है कि हु अमंग द फॉलोइंग चोला किंग्स encourage the शैलेंद्र रूलर ऑफ श्री विजया टू बिल्ड अ बुद्धिस्ट विहारा इन नेगापट्टनम। अब देखो, नेगापट्टनम भी आपका यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर ही आता है, क्योंकि आपको यहाँ पे पता चल रहा है यहाँ पे चोला किंग से रिलेटेड यहाँ पे बात हो रही है। इसके अलावा आपको यहाँ पे और क्या याद रखना है कि आपका यहाँ पे जो शैलेंद्र रूलर की बेसिकली यहाँ पे बात हो रही है यहाँ पे श्री विजया, तो ये आपका यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया के आपके यहाँ पे रूलर है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। दूसरा पॉइंट याद रखना है आपको यहाँ पे कि आंसर क्या है, ठीक है? तो आंसर भी आपका यहाँ पे स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आंसर है अपना यहाँ पे बी ऑप्शन, राजा राजा वन। और जैसा आपको यहाँ पे पता होगा, अगर नहीं पता है तो इसको नोट डाउन कर लेना कि आपके यहाँ पे सबसे जो फेमस जो चोला रूलर है, वो है आपके यहाँ पे राजा राजा वन, ठीक है? फेमस हो गए, पावरफुल हो गए, ठीक है? क्योंकि और अच्छा, यहाँ पे फेमस क्यों है ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। फेमस इसलिए क्योंकि इनके टाइम पे जो भी टेम्पल्स बने हैं, ठीक है, वो आर्किटेक्चर का यहाँ पे वन ऑफ द आर्ट्स में से एक काउंट होता है, ठीक है? साथ ही साथ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी से भी एक आपके यहाँ पे आपको आर्किटेक्ट देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आर्किटेक्चर वगैरह जो यहाँ पे इनके टाइम पे बने हैं, उनमें आपको यहाँ पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में भी यहाँ पे कुछ आर्किटेक्चर्स हैं, ठीक है? तो ये पॉइंट्स भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो आपको यहाँ पे जो आपका, जैसे आपको फॉर एग्जांपल, आपको अगर नहीं पता है तो यहाँ पे मैं बता भी दे रहा हूँ। आपने जैसे एक सुन रखा होगा यहाँ पे शोर टेम्पल, ठीक है? अगर नहीं सुना है तो यहाँ पे आज सुन लिया, तो इसको नोट डाउन जरूर कर लेना। तो शोर टेम्पल जो है यहाँ पे, वो भी बेसिकली आपका इन्हीं के टाइम फ्रेम पे बना है, ठीक है? तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। हाँ, चलो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे चोला के ऊपर, तो जैसे मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बहुत कुछ बता दिया, पर एक चीज रह गई थी, आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। वो है आपके यहाँ पे, आपको पता होना चाहिए फाउंडर, ठीक है? तो फाउंडर कौन है यहाँ पे इस डायनेस्टी का? तो उनका नाम है यहाँ पे विजय लाया चोला, ठीक है? तो यहाँ पे इनका नाम भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। ये है आपके फाउंडर चोला एम्पायर या फिर चोला डायनेस्टी के, ठीक है?
फिर इसके अलावा जैसे बाकी सब मैंने अभी डिस्कस किया वो सब आपको पता होना चाहिए। किंगडम की कैपिटल क्या थी? तंजौर थी या फिर थंजावुर थी, जो हमने डिस्कस किया है। फिर आपका यहाँ पे एम्बलम क्या था? यहाँ पे टाइगर था, जो हमने डिस्कस किया। फिर आपका यहाँ पे पोर्ट सिटी क्या थी? पोहार थी। सब कुछ हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट ऊपर ऊपर से सब चीज आपको पता होना चाहिए। और हाँ, कि यहाँ पे वर्शिप किनको करते थे? यहाँ पे लॉर्ड शिवा को करते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनसे रिलेटेड ही यहाँ पे अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है? यहाँ पे बी ऑप्शन, डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन था यहाँ पे ये। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मॉरेन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। मॉरेन स्टेट या फिर बोल लो आप यहाँ पे जो मॉरेन के रिलेटेड आपके रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, जो रूलर हो गए, उन सबको यहाँ पे एक तरफ रख के और उनकी क्या आपकी यहाँ पे रिलेशन थी बेसिकली, या फिर और आपके यहाँ पे फॉरेस्ट लोगों के साथ, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो पहला आपसे देखो यहाँ पे बोला जा रहा है, और ये याद रखना, ये भी आपका यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये आपका उपेंद्र सिंह में एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो जैसे अगर आप पहली स्टेटमेंट पढ़ो, द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डोमिनेंस एंड द नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड assimilate them led to a change in the earlier attitude of excluding these peoples from imperial territories, ठीक है। ये एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी आपके यहाँ पे इस वाले पर्टिकुलर आपकी यहाँ पे उपेंद्र सिंह की जो आपकी बुक है इसमें, ठीक है। एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट है, मॉडर्न पीरियड न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक एंड आइडियोलॉजिकल dominance were imposed on forest people and the need to subordinate and estimate them to lead to the change in the earlier attitude of the excluding these peoples from imperial territory, ठीक है। तो एकदम आपके यहाँ पे एग्जैक्ट सेम स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, क्योंकि आपका यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है बेसिकली यहाँ पे आपको जो याद रखना है, ठीक है। जैसे आपको मैंने पहले बता रखा है यहाँ पे कि आपका गुप्ता पीरियड और मॉडर्न पीरियड, ठीक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और उनमें भी अगर आप देखोगे ना तो उसमें भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका यहाँ पे मॉडर्न पीरियड, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ पे जैसे आपके अशोका आपके यहाँ पे आ जाते हैं रूलर, जो बहुत ज्यादा फेमस है। फिर कलिंग वॉर है, ठीक है, उससे रिलेटेड आपकी चीजें पूछी जाती हैं जनरली। तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं। चाहे आप यहाँ पे जैसे गुप्ता डायनेस्टी में भी बात करोगे, यहाँ पे भी इंपॉर्टेंट रूलर है। अगर दोनों को हम लोग यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं, ठीक है, तो देखो अगर आप इंपॉर्टेंट रूलर देखते हो तो आपके यहाँ पे जैसे चंद्रगुप्त मौर्य हो गए, फिर चंद्रगुप्त हो गए, ठीक है। अब आपके ना चंद्रगुप्त नाम के 3 अलग रूलर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, एक चंद्रगुप्त है, एक चंद्रगुप्त टू है, एक चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। फिर उसके बाद समुद्रगुप्त हो गए इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे स्कंद गुप्त हो गए, कुमार गुप्त हो गए, क्योंकि आपको नालंदा यूनिवर्सिटी भी याद रखनी है, क्योंकि हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा न्यूज में है। तो आपको पता होना चाहिए कि कुमार गुप्ता के टाइम पे आपकी नालंदा यूनिवर्सिटी फॉर्म हुई है। इंपॉर्टेंट रूलर अब आपके यहाँ पे हो जाते हैं, हो सकता है आपसे इस बार क्वेश्चन भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। फिर उसके अलावा जैसे मैंने डिस्कस किया अशोका का, तो आपको सबसे अच्छे से पता होना चाहिए कि उनके क्या पिलर एडिक्ट वगैरह है, सब कुछ अच्छे से उनके बारे में आइडिया होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाता है मॉडर्न टाइम पे, तो वो जनरली आपको अशोका से रिलेटेड ही पूछा जाएगा। जैसे यहाँ पे भी जो आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है ना, ये मैक्सिमम आप यहाँ पे बोल सकते हो कि अशोका के राइन से रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पर यहाँ पे कंप्लीट मॉडर्न स्टेट यहाँ पे बोल रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज भी आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। तो पहला वाला स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे एकदम करेक्ट है कि आपके यहाँ पे जो फॉरेस्ट के लोग हुआ करते थे, एक तरीके से उनको यहाँ पे पॉलिटिकल इकोनॉमिक डोमिनेंस वगैरह यहाँ पे उनको दी जाती थी, ठीक है, थोड़ी बहुत। जो इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यहाँ पे हो जाती है वो अगर आप यहाँ पे देखो तो सेकंड स्टेटमेंट आपसे क्या बोल रहा है, द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो भी चीज आपके फॉरेस्ट से प्रोड्यूस हुई, ठीक है, कुछ भी चीज प्रोड्यूस हुई, चाहे वो जैसे मान लो आपने डिफोरेस्टेशन किया, लकड़ी प्रोड्यूस हुई, या कोई आप मान लो यहाँ पे कोई भी ऐसी चीज जैसे मेडिसिन के लिए उस टाइम पे बहुत ज्यादा आपको पता होगा यहाँ पे कि हम आपके यहाँ पे जो ऑर्गेनिक आपके जो प्लांट्स होते हैं उनको हम ज्यादा यूज करते थे, ठीक है। जो हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में अगर हम देखें तो इतने ज्यादा हम लोग यूज नहीं करते केमिकल्स वगैरह, ज्यादा हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ड्रग्स वगैरह, क्योंकि ड्रग्स से बेसिकली आपके यहाँ पे दवाइयां बनती है। पर एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है कि हर एक ड्रग ना एक आप बोल लो एक तरीके से कि एक पर्टिकुलर क्वांटिटी में लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओवरडोज हो गया, ऐसा नहीं होता कभी भी मेडिसिन में, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अब जैसे यहाँ पे हम अपने टॉपिक पे वापस आए, तो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है, द स्टेट और स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट पीपल। तो अब ये जो स्टेटमेंट है ये आपकी हो जाएगी गलत, क्योंकि यहाँ पे ये फॉरेस्ट पीपल की सोल मोनोपोली नहीं थी, ये बेसिकली आपकी यहाँ पे स्टेट मोनोपोली थी, ठीक है। मतलब स्टेट जो चाहेगा वो होगा। स्टेट इन द सेंस यहाँ पे मौर्यन स्टेट, ठीक है, मौर्यन डायनेस्टी, मौर्यन किंगडम, वो जो चाहेगा वो चीज होगी फॉरेस्ट पे, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है, फॉरेस्ट लोगों का इससे रिलेटेड कुछ नहीं है, ठीक है। फिर थर्ड देखो आपसे क्या बोल रहा है, द स्टेट वाज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस
एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। ठीक है, अब ये चीज जो है ना ये आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे पिलर एडिक्ट में। ठीक है, पिलर एडिक्ट 5 में आपको ये चीज देखने को मिलेगी। अगर आप यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिखा दूं, उपेंद्र सिंह में यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट देख पाओगे, फॉरेस्ट प्रोड्यूस वाज कंसिडर्ड अ स्टेट मोनोपोली। ठीक है, वही चीज मैंने आपको बताई। फिर अगर आप थर्ड स्टेटमेंट देखो तो यहाँ पे आपको दिखेगा पिलर एडिक्ट 5 में आपको क्लियरली, जैसे हम लोग जैसे पढ़ते हैं, हम ज्यादातर पढ़ते हैं कि यहाँ पे पिलर 5 में आप बोल सकते हो यहाँ पे कि कौन से आपके स्पीशीज और एनिमल्स को यहाँ पे किल नहीं करना है। ठीक है, उसके बारे में यहाँ पे दिया गया है। पर उसके साथ साथ आपको अब यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट भी याद रखनी है, जो आपको स्टेटमेंट जो दे रखी थी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट जो यहाँ पे दे रखी कि यहाँ पे आप यहाँ पे बर्न जो यहाँ पे करते हो, ठीक है, फॉरेस्ट वगैरह को, तो इसको भी यहाँ पे प्रोहिबिट कर रखा था। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जैसे बताया, आप यहाँ पे स्टेटमेंट देख पाओगे, प्रोहिबिट्स द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट इंडिकेटिंग दैट अशोका वाज कंसर्न विद देयर कंजर्वेशन। ठीक है, मतलब यहाँ पे कंजर्व करना चाह रहे थे, ठीक है, जो अशोका थे। तो इसलिए जैसे मैंने आपको हमेशा बोला कि अशोका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रूलर है, उनके बारे में आपको हर एक चीज पता होना चाहिए। ठीक है, छोटे से छोटा चीज अगर आप देखोगे, खासकर अगर हम बात करें यहाँ पे जितने भी आर्किटेक्चर से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, कोई भी पिलर से रिलेटेड चीजें हैं, तो ये सब आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे अगले पॉइंट पे। तो यहाँ पे ये तो हो गया हमारा यहाँ पे करेक्ट। ठीक है, अब देखो फोर्थ आपसे क्या बोल रहा है, द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज ट्रूप्स, स्पाइस एंड असैसिन्स। अब यहाँ पे ये सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे वापस से सेम बुक। ठीक है, यहाँ पे आप देख पाओगे, अर्थशास्त्र has recognized that forest people could be harnessed to serve the state's interest and recommends that they could be used as troops, स्पाइस एंड असैसिन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लियर देखने को मिल रहा है। और अर्थशास्त्र किसने लिखी है यहाँ पे, चाणक्य ने लिखी है। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे ये चीज भी आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये भी। तो आपको यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका क्या हो गया, यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट हो गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1, 3 एंड 4 अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर है। तो हमारा राइट आंसर यहाँ पे आपको जैसे पूछ रखा है स्टेटमेंट बताने कितनी करेक्ट है। ठीक है, टोटल स्टेटमेंट कितनी करेक्ट है, 3 करेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपसे ये नहीं पूछ रहा है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, यहाँ पे पूछ रहा है इन 4 में से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो वो है हमारी यहाँ पे 3, 1, 3 एंड 4। ठीक है, तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे थर्ड ऑप्शन 3। नाउ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहाँ पे कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे स्टैटिक बेस दे रखे हैं उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है, एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस वाज डायमंड माइनिंग कैरिड आउट ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। अब देखो डायमंड माइनिंग ना आपकी दो जगह बेसिकली यहाँ पे हुआ करती थी। एक तो आपको यहाँ पे जो ऑप्शन में ही दे रखा है वो है आपका यहाँ पे पाना, जो आपका एमपी के अंदर आता है। ठीक है, और एक आपकी थी यहाँ पे गोलकोंडा। गोलकोंडा कहाँ आता है, ये भी प्रेजेंट टाइम आप यहाँ पे देखोगे तो तेलंगाना के अंदर आता है। ठीक है, अगर पहले की बात करते तो उस टाइम पे आपका आंध्र प्रदेश के अंदर आता। ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पे पाना करेक्ट हो जाएगा। फिर अगले पे चलते हैं। अगला आपसे बोला जा रहा है यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज वाज मोस्ट अफेक्टेड बाय द डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया इन द 19th सेंचुरी। अब देखो यहाँ पे ये आप ना सीधा सीधा लॉजिक से सॉल्व कर सकते थे, यहाँ पे आपको कुछ जानने की भी जरूरत नहीं थी। वैसे तो आपको ये एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत देखने को मिल जाएगा यहाँ पे, और साथ ही साथ आपकी जो बाकी आपके एक्स्ट्रा जो बुक्स हैं उसमें भी देखने को मिल जाएगी ये सेम चीज। ठीक है, पर यहाँ पे आप बिना कुछ पढ़े भी आप डायरेक्टली आप यहाँ पे आंसर मार्क कर सकते थे, क्योंकि आपने एक चीज तो नोटिस करी होगी, जब भी आपके यहाँ पे अंग्रेज लोग आए थे, ठीक है, तो जैसे आपका यहाँ पे स्वदेशी मूवमेंट था, है ना, तो स्वदेशी मूवमेंट क्यों चालू हुआ था, एक तरीके से बाइकआउट करने के लिए। जो भी आपके यहाँ पे अंग्रेज जो यहाँ पे कोई भी सामान बेचते थे बेसिकली यहाँ से वो ले जाते थे सस्ते में, फिर वहां से इंपोर्ट किया जाता था, है ना, और इंपोर्ट वाले जो सामान होता था उसको सस्ते में बेचा जाता था, और जो यहाँ से ही बन के आ रहा था सामान उस पे यहाँ पे हैवी टैक्सेस लगा दिए जाते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली हमें देखने को मिला था कि हमारे यहाँ पे जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी उसको बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे ये पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है कि आपके अंग्रेजों ने बेसिकली यहाँ पे, क्योंकि ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन हम ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कर सके ऑलरेडी यहाँ पे किए हुए हैं आपके सीएपीएफ और सीडीएस वाले आपके पीवाईक्यूज में भी। ठीक है, तो वहां जाके आप जरूर देख भी सकते हो। तो वहां पे भी टेक्सटाइल से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिला था। और यहाँ पे आपको सिंपल बस इतना पता होना चाहिए था कि आपका यहाँ पे कि 19th सेंचुरी में बेसिकली यहाँ पे जो आपका स्वदेशी मूवमेंट जैसा आपका हो गया, ठीक है, या फिर आपके जो दूसरे आपके मूवमेंट्स हो गए, तो वो ज़्यादातर बेसिकली इस टाइप से हुए थे कि यहाँ पे आपका हैवी टैक्सेस वगैरह यहाँ पे लगा दिए थे इन पर्टिकुलर आपके यहाँ पे इन सब प्रोडक्ट्स वगैरह में। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनकी वजह से ही हुआ है, ठीक है, मूवमेंट जो हुआ है, ये भी पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। पर इंपॉर्टेंट जो है वो ये याद रखना है कि उसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो उसमें बेसिकली यहाँ पे इन्होंने जो ब्रिटिश गुड्स थे उनको यहाँ पे बाइकआउट किया था, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट के अंदर।
तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रख लेना है। तो यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ था और उसमें आपको यहाँ पे टेक्सटाइल में एक ही दिख रहा है, वो है आपका यहाँ पे कॉटन टेक्सटाइल, ठीक है। फिर यहाँ पे अगले पे चलते हैं, अगला आपसे बोल रहा है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ कोर्ट पोएट ऑफ कृष्ण देवा राय। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, आपको जनरली पता है कि आपको पोएट से रिलेटेड तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कभी भी पूछ सकता है। पर अगर आप देखोगे तो आपको ना कभी भी कृष्ण देवा राय के कभी भी पोएट्स ऐसा सच नहीं पूछे। आपसे कभी भी पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है मौर्यन के टाइम का हो गया, मुगल के टाइम का हो गया, गुप्ता के टाइम पीरियड का हो गया, हर्यंका डायनेस्टी के टाइम पीरियड का हो गया, या फिर आपका जैसे वर्धना डायनेस्टी है, ठीक है, जो आपके यहाँ पे हर्षवर्धन है, तो उनके डायनेस्टी उनके टाइम पीरियड के यहाँ पे जो कोर्ट पोएट है, तो इनके बारे में बेसिकली आपसे ज्यादातर पूछे जाते हैं उनके कोर्ट पोएट कौन थे। पर यहाँ पे आपको पहली बार आप मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, ठीक है, कि यहाँ पे आपको कृष्णदेवा राय से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा जाए, वो भी आपके यहाँ पे कोर्ट पोएट से, ठीक है। ये आपके दूसरे एग्जाम में डेफिनेटली आया हुआ होगा, मतलब पूछा गया होगा, आया तो सेम क्वेश्चन नहीं होगा पर पूछा गया होगा, ठीक है। पर यहाँ पे आपको याद रखना है कि आपको जो ऊपर के 3 दे रखे हैं ना, यहाँ पे तिमाना, फिर दूरजाटी और फिर यहाँ पे मालना, ये तीनों आपके यहाँ पे कोर्ट पोएट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ, ये तीनों ही आपके कोर्ट पोएट्स हैं यहाँ पे केडीआर के, ठीक है। इनको हम यहाँ पे कृष्णदेवराय को हम केडीआर बोलते हैं ताकि इजी आपको यहाँ पे याद रहे, केडीआर शॉर्ट फॉर्म में। तो केडीआर के आपके यहाँ पे कोर्ट पोएट्स हैं। अब जो यहाँ पे सिद्धेश्वरा है ये आपके कोर्ट पोएट नहीं है, तो इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रख लेना, कृष्णदेवराय राय से रिलेटेड कभी भी आपसे बुक पूछी जाती है और सबसे ज्यादा आपसे जो पूछी जाती है वो उनका उस पर्टिकुलर बुक का नाम है यहाँ पे अमुक्त मलयादा, ठीक है। ये इस बुक्स के ऊपर, इस पर्टिकुलर बुक के ऊपर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं यहाँ पे, अगर हम बात करें यहाँ पे प्रीवियस ईयर्स के रिस्पेक्ट में भी। और जो आपको यहाँ पे जैसे ऑप्शन में दे रखा है यहाँ पे सिद्धेश्वरा, ठीक है, तो सिद्धेश्वरा अगर आप देखोगे यहाँ पे तो यहाँ पे ये कोर्ट पोएट नहीं है, ठीक है। तो ये बस आपको यहाँ पे याद रखना है। वैसे आप अगर देखने जाओगे तो सिद्धेश्वर नाम की अगर हम बात करें तो एक आपके यहाँ पे पर्सनैलिटी थी जो बेसिकली यहाँ पे आपके एक सेंट थे, ठीक है। कौन से मतलब कौन सी चीज से रिलेटेड थे, तो वो आपके शेविज्म से रिलेटेड थे। आपके यहाँ पे वीरा शेविज्म जो हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में पढ़ा था ना, उससे रिलेटेड आपके एक सेंट थे जिनका नाम था सिद्धेश्वर, ठीक है। पर यहाँ पे आपको सिद्धेश्वरा दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ पे हो सकता है वही सेम पर्सनैलिटी के बारे में बात कर रहे हो, पर यहाँ पे इतनी चीज क्लियर है कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर नाम का कोई भी इंसान आपका कोर्ट पोएट नहीं था केडीआर के टाइम पे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइट आंसर अपना हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज और याद रखना, साउथ किंगडम्स की जब भी हम बात करें तो विजयनगर एम्पायर आपको याद रहना चाहिए, बैटल ऑफ तालीकोटा या फिर आप बोलो बैटल ऑफ राक्षसी तंगड़ी याद रहना चाहिए, ठीक है, 1565। फिर कौन सी आपकी डायनेस्टीज थी, कौन सी 5 आपकी यहाँ पे मुस्लिम डायनेस्टीज थी, इस तरीके से आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी डायनेस्टीज ने बेसिकली यहाँ पे विजयनगर एम्पायर के साथ वॉर लड़ी थी, यहाँ पे बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी थी और विजयनगर एम्पायर को यहाँ पे खत्म किया था, ठीक है। मतलब यहाँ पे उनको हरा के उसको यहाँ पे वाइप आउट कर दिया था, ठीक है। इनके वाइप आउट होने से ही जो बेसिकली यहाँ पे जो पोर्चुगल के लोग थे, क्योंकि पोर्चुगल तो बहुत पहले ही आ गया था, तो पोर्चुगल के जो यहाँ पे लोग थे उनकी भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस कम हो गई थी, ठीक है। क्योंकि इनके जो आपके कोर्ट है यहाँ पे जो केडीआर का कोर्ट हो गया या फिर मान लो यहाँ पे जो आपका विजयनगर का कोर्ट हो गया, वहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस थी यहाँ पे आपके पोर्चुगल के लोगों की, ठीक है। तो जैसे ही आपका यहाँ पे ये डायनेस्टी खत्म हुई उसके बाद आपके पोर्चुगल की भी यहाँ पे इंपॉर्टेंस खत्म होती जा रही थी, ठीक है। ये सब हमने ऑलरेडी यहाँ पे पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे डी ऑप्शन। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो आपसे यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड पूछा हुआ है और ये आपका इजी क्वेश्चन है, ठीक है। आपको स्टेटमेंट भले आपको यहाँ पे थोड़ी बड़ी लग रही होगी पर ये इजी क्वेश्चन है, क्योंकि हम जनरली यहाँ पे फाउंडर्स वगैरह हम यहाँ पे पढ़ते हैं और वही उसी से रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपसे क्या बोल रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अर्ली फेज ऑफ द नेशनल मूवमेंट इन इंडिया, ठीक है। नेशनल मूवमेंट से रिलेटेड आपको यहाँ पे बताने की कौन सी स्टेटमेंट्स आपकी यहाँ पे करेक्ट है, ठीक है, करेक्ट बतानी है। तो पहला आपसे बोल रहा है कि फिरोज शाह मेहता एंड भरुद्दीन तैयब जी एंड अदर्स फॉर्म दी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। अभी आपका डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड है, फाउंडर से रिलेटेड पूछा हुआ है और ये आपकी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। और ये क्यों फॉर्म हुई थी, तो ये फॉर्म हुई थी बेसिकली जो आपके यहाँ पे लिटन थे, ठीक है, जो आप यहाँ पे आपको पता होगा जो आपके वाइस रॉय थे, ठीक है। तो उनसे उनकी जो आपकी पॉलिसीज थी, ठीक है, जो भी उस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे इंसान की पॉलिसीज थी या फिर जो आपका इल्बर्ट बिल था, ठीक है, इल्बर्ट बिल जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बिल था, जहाँ पे इंडियन कोई यहाँ पे जो जज है वो आपका डिसीजन ले सकता था यूरोपियन किसी पर्सन के केस पे, ठीक है। मान लो कोई यूरोपियन यहाँ पे आपका जो इंसान है या इंग्लिश इंसान है, ठीक है, यूरोपियन तो छोड़ दो, इंग्लिश इंसान जो है, ठीक है, कोई यहाँ पे जो जो भी आपका यहाँ पे ब्रिटिशर है, अगर वो किसी भी क्राइम में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि इल्बर्ट बिल के थ्रू क्या हो गया था यहाँ पे कि जो आपका जो कोर्ट होगा यहाँ पे उसमें जो जज होगा वो
उस पर्टिकुलर केस को मतलब यहाँ पे देख सकता है, ठीक है, मतलब उस पर डिसीजन दे सकता है। पर इससे पहले क्या होता था कि यहाँ पे अगर कोई भी यूरोपियन या फिर कोई भी ब्रिटिशर है जो यहाँ पे क्राइम करके पकड़ा जाता है, कुछ भी होता है, तो उस केस में सिर्फ जो ब्रिटिशर है वही एक जज रहेगा, ठीक है, ब्रिटिशर ही जज रहेगा और वही यहाँ पे ब्रिटिशर के केस को यहाँ पे देखेगा, उसी के रिस्पेक्ट में वो यहाँ पे डिसीजन देगा। पर एल्बर्ट बिल में क्या हो गया था यहाँ पे कि इंडियंस को यहाँ पे अलाउ कर दिया था एक तरीके से यहाँ पे कि आप भी यहाँ पे डिसीजन अपने दे सकते हो, वो आप भी यहाँ पे जज बन सकते हो किसी भी यूरोप के या फिर ब्रिटिशर्स के केस में, ठीक है। पर यहाँ पे इसको फिर बाद में अगर आप देखोगे तो इसको यहाँ पे वापस भी ले लिया था क्योंकि बहुत ज्यादा यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स वगैरह हैं उन्होंने यहाँ पे रिवोल्ट एक टाइप से रिवोल्ट कर दिया था या फिर उसको यहाँ पे गलत बताया था, ठीक है, इसलिए। अब सेकंड स्टेटमेंट आपको दे रखा है यहाँ पे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड हिज ग्रुप प्लान्ड एन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस एट कलकत्ता। तो यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है आपके यहाँ पे। तो सुरेंद्र नाथ बैनर्जी और दूसरे आपके इंपॉर्टेंट थे यहाँ पे, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो है आपके यहाँ पे आनंद मोहन बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस। तो ये बेसिकली आपके दो मेन आप बोल सकते हैं यहाँ पे लीडर्स थे यहाँ पे इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के, जो यहाँ पे मीटिंग कर रहे हैं या फिर आप बोलो प्लान कर रहे हैं यहाँ पे इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कलकत्ता में। अब इसी को देखते हुए जो आपके एओ ह्यूम है, ठीक है, जिसका पूरा नाम आपको यहाँ पे बेसिकली दे रखा है कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि कभी भी आपने कभी भी पूरा नाम नहीं पढ़ा होगा यहाँ पे, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्हें पूरा नाम दे दिया ताकि आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाओ, पर यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे आपका है एओ ह्यूम, ठीक है, इसका यहाँ पे एओ ह्यूम क्योंकि आप जनरली पढ़ते हो। तो एओ ह्यूम ने इसी पर्टिकुलर चीज को देखते हुए इन्होंने यहाँ पे क्या किया, नेशनल इंडियन कांग्रेस जो आपकी है यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनकी इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की यहाँ पे इन्होंने स्टार्टिंग करी, ठीक है, इसको यहाँ पे शुरू किया, जिसका आपको पता है यहाँ पे पहला जो आपकी सिटिंग हुई थी आपकी बॉम्बे में हुई थी और ये आपके कॉलेज में हुई थी। इस कॉलेज का नाम अब आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में देना है क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे हम कर चुके हैं इसको। और इसमें आपके यहाँ पे कितने डेलीगेट्स आए थे, 72 डेलीगेट्स आए थे, जिसको प्रिसाइड किया था यहाँ पे वोमेश चंद्र बैनर्जी ने। सब चीज अच्छे से हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में। तो यहाँ पे जो आपको तीसरा स्टेटमेंट दे रखा है ये भी आपका यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और ये सब आपको जो स्टेटमेंट है स्पेक्ट्रम में देखने को मिल जाएगी, जो सबसे ज्यादा फॉलोड करी जाने वाली आपकी बुक है एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप देखोगे ना तो जनरली यहाँ पे कोई भी एनसीईआरटी एस सच इतना नहीं पढ़ता है, पर मैं आपको यहाँ पे जरूर बोलूंगा कि आपको एनसीईआरटी सबसे पहले कंप्लीट करनी थी, उसके बाद आपको यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आपको यहाँ पे स्पेक्ट्रम पढ़नी थी, ठीक है। पर अब यहाँ पे इसको पढ़ने मत जाना क्योंकि ये अच्छी खासी मोटी बुक है और आपको यहाँ पे ज्यादा कुछ यहाँ पे आपको याद नहीं रहेगा। अगर आप अभी पढ़ने जाओगे आप पिछला सब कुछ भूल जाओगे, ठीक है। अगर आपने कवर कर रखी है वेल एंड गुड है, बहुत अच्छी बात है। तो आप यहाँ पे ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते थे क्योंकि डायरेक्ट आपको ये सारे सोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। पर हाँ एक चीज आप कर सकते हो, आप फाउंडर्स के लिए स्पेक्ट्रम जरूर फॉलो कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग चीजों के यहाँ पे फाउंडर्स भी आपको दे रखे हैं, न्यूज़पेपर के हो गए, कोई ऑर्गेनाइजेशन के हो गए, सबके फाउंडर्स आपको दे रखे हैं। तो फाउंडर्स के लिए आप स्पेक्ट्रम का आप लास्ट में जाओगे तो वहां पे सब टेबल वाइज आपको दे रखे हैं, वहां जाके आप जरूर देख सकते हो। तो यहाँ पे कितने करेक्ट आंसर हो जाएंगे, यहाँ पे तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी ऑप्शन, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे राइट आंसर है। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखो जो आपको यहाँ पे दे रखा है ना, ये आप डायरेक्टली पी वाई क्यूज के बेसिस पे इसे सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको पता ना हो तो मैंने ऑलरेडी आपको यहाँ पे ये टाइप का क्वेश्चन या आप बोल सकते हो सिमिलर स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिलेंगी। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व करवाया था जब हम यहाँ पे सीएपीएफ के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये आपको देखने को मिल रहा है 2015 का ये आपका सीएपीएफ का क्वेश्चन है, ठीक है। और यहाँ पे आपको एक चीज क्लियरली देखने को मिलेगी, यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट बेस्ड स्टेटमेंट आपको दिखाऊंगा, ठीक है। पर आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमें यहाँ पे नॉट पूछ रहा है, मतलब जो गलत स्टेटमेंट है वो हमारा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है जो आपका सीएपीएफ में पूछा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको बस अभी के लिए याद रखना है। अब देखो यहाँ पे आप पहला स्टेटमेंट पढ़ो जो आपको सीडीएस 1 2024 में पूछा था। तो पहला स्टेटमेंट आपसे बोल रहा है कि प्राइवेट फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स फॉर रेलवेज वुड गेट लैंड फ्री फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सेम स्टेटमेंट, ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म में आपको दे रखा है द कंपनीज वर टू गेट द लैंड फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट। और यहाँ पे मैंने आपको उस टाइम भी बताया था ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे गवर्नमेंट बेसिकली क्योंकि वो बढ़ावा देना चाह रहे थे रेलवेज को, तो इसलिए यहाँ पे ये पर्टिकुलर स्टेप यहाँ पे उठाया गया था कि जो भी आपकी कंपनीज है जो इसमें इन्वॉल्व रहेंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपको कंपनी दे दिया, यहाँ पे आपको क्या दे दिया, रेलवेज के लिए यहाँ पे इन्वेस्टर्स दे दिया, ठीक है। यहाँ पे सेम बात है यहाँ पे, इसलिए कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट आपको हूबहू सेम स्टेटमेंट अगर आप देखोगे तो यहाँ पे सेंस दोनों का सेम ही है, ठीक है। ये मत समझना कि एकदम एग्जैक्ट सेम वर्ड नहीं है तो ये अलग मतलब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कंपनीज इन्वेस्टर्स सेम चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पे मैंने आपको बताया भी था। तो यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है फोर्थ स्टेटमेंट में, ठीक है। और ये आपके यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, तो हमारा वन हो गया एकदम राइट आंसर, ठीक है। मतलब फर्स्ट अभी तक के लिए हमारा करेक्ट हो गया।
अब हम चलते हैं अपने सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट हमें क्या बोल रहा है, द इन्वेस्टर वुड गेट अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट इफ दे रैन एट अ लॉस और सिक्योर्ड इन एडिक्वेट प्रॉफिट। ठीक है, मतलब यहाँ पे बोलना चाह रहे हैं कि अगर मान लो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को लॉस हो जाता है या फिर जितना वो प्रॉफिट जितना ज्यादा वो यहाँ पे नहीं ले पाते हैं, तो उस केस में यहाँ पे क्या कर रही है यहाँ पे गवर्नमेंट की उन पर्टिकुलर इन्वेस्टर्स को रिटर्न दे रही है यहाँ पे 5% का। ठीक है, उनके कैपिटल पे जितना भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है। ये सेम वापस से सेम स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। फर्स्ट स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से पढ़ो, द कंपनीज वर गारंटीड अ रिटर्न ऑफ 5% ऑन देयर इन्वेस्टमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बेसिकली यहाँ पे हम बात कर रहे हैं जो आपके यहाँ पे ब्रिटिशर्स हैं उनके रिगार्डिंग। ठीक है, तो यहाँ पे ये मत समझना जो अभी हम प्रेजेंट टाइम की गवर्नमेंट से रिलेटेड बात करें, ऐसा नहीं है। जो उस टाइम पे आपकी गवर्नमेंट थी, क्योंकि वो भी आप बेसिकली आपकी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी, तो उससे रिलेटेड हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा यहाँ पे कि ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी हूबहू सेम स्टेटमेंट है, बस यहाँ पे आपको कंपनीज वर्ड दे दिया है, वहां पे आपको इन्वेस्टर्स वर्ड दे दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। और यहाँ पे जैसे मैंने पहले ही बोला था, सीएपीएफ में आपको नॉट पूछा था। ठीक है, जो गलत स्टेटमेंट है वो पूछी थी, पर आपकी 1 और 4 करेक्ट थी, तो इसलिए हमारे ये आंसर नहीं था। आंसर हमारा था 2 और 3, क्योंकि सेकंड और थर्ड आपका यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो गलत थी। ठीक है, इसलिए आंसर आपको 2 और 3 देखने को मिल रहा है, क्योंकि नॉट पूछा है। पर यहाँ पे आपको नॉट नहीं पूछा, यहाँ पे आपको पूछा करेक्ट कौन सी है। ठीक है, तो अभी तक हमारी ये दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट दिखाई है। अब तीसरा देखो आपको क्या बोल रहा है, द रेलवेज वुड बी जॉइंटली मैनेज विद द गवर्नमेंट। अब ये जो वर्ड है ना जॉइंटली, इस पे आपको फोकस करना है, और ये भी आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे जाओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप सेकंड स्टेटमेंट पढ़ो यहाँ पे जो दे रखी है, द रेलवेज वर टू बी मैनेज्ड मेनली बाय द गवर्नमेंट। मेनली का मतलब होता है सोलली, मतलब एक तरीके से कंप्लीटली गवर्नमेंट यहाँ पे उसको मैनेज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इसीलिए इस पर्टिकुलर वर्ड की वजह से ही यहाँ पे ये स्टेटमेंट गलत थी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वो अकेले नहीं मैनेज कर रही है, वो बेसिकली यहाँ पे जॉइंटली मैनेज कर रही है, जो कि आपको इधर दे रखा है। और ये चीज मैंने वहां पे भी आपको बताई है। ठीक है, तो यहाँ पे मेनली नहीं आएगा, जो आपको मैंने वहां पे बताया था, ये आपकी गलत स्टेटमेंट हो जाएगी, क्योंकि वो जॉइंटली बेसिकली यहाँ पे मैनेज कर रहे थे। ठीक है, गवर्नमेंट और आपके इन्वेस्टर, या आप बोलो कंपनीज, इसलिए आपकी यहाँ पे ये आपकी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत थी। और इसलिए आपका यहाँ पे आंसर में 2 और 3 दिख रहा है, वही वापस से बोलूंगा क्योंकि नॉट पूछा है। ठीक है, पर यहाँ पे आपको करेक्ट पूछा और यहाँ पे आपको क्लियरली दे रखा है जॉइंटली मैनेज कर रहे थे, तो यहाँ पे ये आपकी हो जाएगी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट। तो हमारी तीनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। तो हमारा राइट आंसर क्या है यहाँ पे, सी ऑप्शन। और इसलिए मैं आपको यहाँ पे बार बार बोल रहा हूँ कि आपको पीवाई क्यूज तो यहाँ पे लगा के ही जाने हैं। ठीक है, अब जरूरी नहीं है एग्जैक्ट सेम, जैसे यहाँ पे तो चलो आपको देखने को मिलेगा कि एग्जैक्ट सेम ही स्टेटमेंट्स भी आपको देखने को मिल गई, बस एक दो वर्ड्स आपके इंटरचेंज हो गए। पर ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पे ऑप्शन से ही अगले साल क्वेश्चन बनते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक है, अगर आप क्वेश्चंस लगा के जा रहे हो पीवाईक्यूज, तो आपको यहाँ पे हेल्प मिलेगी। और मैंने पहले भी आपसे वैसे बोल रखा है कि आपको सीडीएस और सीएपीएफ दोनों के ही पीवाईक्यूज लगाने हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लियरली दिखा कि सीडीएस का क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे अभी पूछा हुआ है, वो उससे पहले आपका सीएपीएफ में आया था। और ऐसे बहुत से क्वेश्चन आपको सीएपीएफ में भी देखने को मिलेंगे जो उससे पहले सीडीएस में आए थे। तो आपको कभी भी यहाँ पे ये नहीं सोच के चलना है कि मुझे सिर्फ सीडीएस का लगाना है। ठीक है, क्योंकि आपका दोनों ही, आप अगर देखोगे ना जीके पोर्शन, तो आपका सिमिलर आपकी यहाँ पे पोर्शन है जीके का ही। और आपका यहाँ पे यूपीएससी ही कंडक्ट कराता है, अगर कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन करा रही होती तो अलग बात होती। ठीक है, तो इसलिए आपको यहाँ पे ये चीज याद रखनी है कि दोनों ही यहाँ पे यूपीएससी कंडक्ट करा रहा है, दोनों का सिलेबस भी सेम है। और दोनों ही आप अगर देखोगे तो एक तरीके से डिफेंस सेक्टर के लिए ही है, बस अलग चीज क्या आ जाती है, वो आपका होम मिनिस्ट्री में आ जाता है सीएपीएफ वगैरह, और ये आपकी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज आपको सब याद रहनी चाहिए। आपको पीवाईक्यूज इंपॉर्टेंट है, लगा के जाना है बार बार, यहाँ पे मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे अपना राइट आंसर क्या है, यहाँ पे सी ऑप्शन। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे करेक्ट है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछा जा रहा है भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा गया, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट भक्ति पोएट नामदेव इज और आर करेक्ट। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट हमें यहाँ पे बतानी है। अब सबसे पहली चीज आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि नामदेव जो है यहाँ पे, ये एक पोएट है जो आपको यहाँ पे दे ही रखा है। ठीक है, साथ ही साथ ये मराठी लैंग्वेज यूज करते थे। ठीक है, मराठी लैंग्वेज यूज करते थे, तो इससे आपको एक चीज पता चल गई कि ये आपके महाराष्ट्र वाले रीजन के आपके यहाँ पे मतलब पर्सनैलिटी थी। ठीक है, ये। और दूसरी चीज आपको यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे ये फॉलोअर थे बेसिकली, यहाँ पे कबीर के फॉलोअर नहीं थे, इसलिए आपका यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट बेसिकली आपका गलत है। क्योंकि अगर आपको पता ना हो तो यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि कबीर जो थे ना आपके यहाँ पे, ये अराउंड 1398 या फिर आप कहीं कहीं देखोगे 1400। ठीक है, इसके अराउंड यहाँ पे इनका जन्म हुआ था। वहीं पे अगर आप बात करोगे नामदेव की, तो ये बेसिकली इनका जन्म हुआ था यहाँ पे 1270 के आसपास। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझना है कि नामदेव आपके पहले आए थे, कबीर आपके बाद में आए हैं। ठीक है,
तो इसलिए आपको यहाँ पे वो फॉलोअर हो ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक। अब यहाँ पे ये फॉलोअर किसके हैं ये भी यहाँ पे बता दे रहा हूँ। तो ये फॉलोअर हैं आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एक बेसिकली यहाँ पे ना एक रीजन है आपका यहाँ पे महाराष्ट्र में जिसका नाम है यहाँ पे पांढारपुर, ठीक है। तो पांढारपुर श्री पुरंधारा पुरंधारा विटाला, ठीक है। तो इनके यहाँ पे ये फॉलोअर है, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना नामदेव फॉलोअर है किनके यहाँ पे आपके पंडारपुर श्री पुरानधारा विठला के, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। अब इन्हीं को ना किसी दूसरे नाम से भी हम लोग यहाँ पे जानते हैं, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है, विठोवा ऑफ पांढारपुर, पांढारपुर, ठीक है। तो ये सब पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रख लेने हैं। अच्छा, तो आपको यहाँ पे एक चीज पता चल गई कि तीसरा तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे गलत, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं पहले वाले स्टेटमेंट पे चल लेते हैं। पहला वाला आपसे बोल रहा है कि ही सीम्स टू हैव प्लेड अ पार्ट इन द ट्रांसमिटिंग द सदर्न भक्ति टू नॉर्दर्न इंडिया, मतलब जो आपके यहाँ पे भक्ति मूवमेंट में जो भी आपकी चीजें सदर्न इंडिया में होती थी उनको इन्होंने नॉर्दर्न इंडिया में फैलाया था। तो यहाँ पे ये एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ पे ये चीज आपको यहाँ पे ये याद रख लेना है, क्योंकि जो यहाँ पे बेसिकली ये जो आपके पोएट है ये हाइम्स जो यहाँ पे लिखते थे, ठीक है। तो वो बेसिकली ऐसे हाइम्स रहते थे यहाँ पे जो आपके एक तरीके से बिलीव करते थे कि आपका एक ही गॉड है और उन्हीं की सब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे पूजा करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये पॉलिथिज्म में नहीं मानते थे, ये बेसिकली यहाँ पे मोनोथिस्ट थे, ठीक है। एक ही भगवान में यहाँ पे ये मानते थे। तो इसी के साथ आपको यहाँ पे दूसरी स्टेटमेंट भी दिख जाएगी यहाँ पे कि ये भी आपकी करेक्ट है कि ही वॉज अ रिगरस मोनोथीस्ट एंड अपोज कास्ट डिस्टिंक्शन, ठीक है। कास्ट सिस्टम वगैरह इन सब के खिलाफ थे ये सब चीज। तो यहाँ पे आपको नॉर्मल चीज देखने को ही मिलेगी, ठीक है। जो आपकी भक्ति मूवमेंट है वो बेसिकली इसी वजह से यहाँ पे आपकी शुरू भी हुई थी कि यहाँ पे जो चीजें आपकी गलत है एक तरीके से, जो थोड़ी बहुत चीजें आपकी यहाँ पे गलत है उनके अकॉर्डिंग वो सब उन्होंने यहाँ पे सही करने की कोशिश की है इसमें, ठीक है। चाहे आप कोई भी मूवमेंट ले लो, चाहे आप यहाँ पे अगर आप बात करोगे मॉडर्न हिस्ट्री में भी अगर आप देखो तो जितने भी आपके समाज वगैरह यहाँ पे बने थे, ठीक है। तो वो भी यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग जो है उनमें आपकी खमियां थी उनको सही करने के लिए बने थे, है ना। फिर उसके अपोज में भी आपको पता होगा यहाँ पे बहुत से समाज बने, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं पता जो आपके यहाँ पे ट्रिपल आर थे राजा राम मोहन रॉय, तो उनका जो यहाँ पे समाज था, ठीक है, जो आपका यहाँ पे समाज था यहाँ पे ब्रह्मो समाज। तो यहाँ पे ब्रह्मो समाज के यहाँ पे जो उनके जो भी प्रिंसिपल्स थे जिसके ऊपर भी वो बेस्ड यहाँ पे काम कर रहे थे वगैरह, तो उनके अगेंस्ट फिर उन्होंने यहाँ पे एक समाज क्रिएट किया था, किसने, राधाकांता देव ने, जिसका नाम था यहाँ पे धर्म समाज, ठीक है। तो उन्होंने वो इसलिए क्रिएट किया था ताकि वो उनकी टीचिंग को काउंटर कर सके, ठीक है। तो राधा कांता देव का यहाँ पे था धर्म समाज और उनका था यहाँ पे आपका ब्रह्मो समाज, ठीक है। तो दोनों के जो यहाँ पे आइडल्स थे आप बोल सकते हो एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी थे, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको चीजें पता होना चाहिए कि यहाँ पे उनके अकॉर्डिंग क्या चीजें गलत है या फिर ये सही है, तो उनके अकॉर्डिंग वो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आप किसी दूसरे को यहाँ पे लेके नहीं चल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन पे वापस आएंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 आपको यहाँ पे क्लियरली दोनों स्टेटमेंट आपके एकदम सही है। और तीसरा आपको यहाँ रीजन बताया था क्योंकि आपके कबीर बाद में आए हैं तो यहाँ पे वो फॉलोअर हो नहीं सकते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर अपना यहाँ पे क्या आ जाएगा, दो ही स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना है, आपको पूछा नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स कितनी करेक्ट है, ठीक है। आपको ये नहीं पूछा कि कौन सी करेक्ट है, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे दो आपकी यहाँ पे स्टेटमेंट इन तीनों में से करेक्ट है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नाउ गाइस अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये वाला जो क्वेश्चन है इस पे यहाँ पे टू बी ऑनेस्ट यहाँ पे मुझे इसका आंसर नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको क्लियर यहाँ पे बोल रहा हूँ और ये आपका लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो का भी। तो इसके लिए बेसिकली हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा यहाँ पे यूपीएससी की आंसर की कई, ठीक है। क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे दूसरे जो आपके यहाँ पे जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स वगैरह अगर आप उनके आंसर कीज देखोगे तो वैसे उसमें यहाँ पे बता रखा है कि तीनों ऑप्शन जो आपको मतलब तीनों स्टेटमेंट जो आपको दे रखे है वो एकदम करेक्ट है। पर यहाँ पे क्यों करेक्ट है इसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकता क्योंकि मुझे इसकी यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये क्लियर यहाँ पे बता रहा हूँ कि इसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा यूपीएससी के आंसर कीज का ही। उसके बाद यहाँ पे इसके ऊपर देखना पड़ेगा कि कहाँ से बेसिकली ये चीज़ें ली गई हैं या फिर कहाँ से क्या इसके सोर्स वगैरह है, इसके बारे में अभी प्रेजेंट में मुझे एज सच कोई भी नॉलेज नहीं है। और मैं अभी आपको यहाँ पे क्लियर बोल दूँ यहाँ पे कि ऐसा टाइप का क्वेश्चन जब भी आए तो यहाँ पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। कभी भी यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन पे तुक्का मत मारना क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है ये, ठीक है। बाकी सबसे भी अगर आप देखोगे क्योंकि यार मिडिवल हिस्ट्री में जब भी आप पढ़ोगे तो मतलब कौन आपका यहाँ पे मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ता है, ठीक है। हर एक को पता है यहाँ पे कि जब भी हम मिडिवल पढ़ते हैं तो हम यहाँ तो किंगडम्स के बारे में पढ़ते हैं, रूलर्स के बारे में पढ़ते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चलो हम यहाँ पे पोएट्स के बारे में पढ़ लेते हैं, या फिर नवरत्न हो गए उनके बारे में पढ़ लेते हैं, भक्ति मूवमेंट पढ़ लेते हैं। पर मेडिसिन के केस में हम लोग एज सच नहीं पढ़ते, यहाँ तक कि हम पाणिनि जो आपके हैं
उनसे रिलेटेड जो आपकी बुक्स हैं, ठीक है? उन्होंने जो बुक्स लिख रखी है, जो जो भी आपकी यहाँ पे संस्कृत ग्रामर से रिलेटेड बुक हो गई, वो सब हम यहाँ तक जानते हैं, ठीक है? बुक्स तक हम लोग पढ़ते हैं, पर हम कभी भी यार ऐसी चीज़ हम यहाँ पे नहीं पढ़ते, ये चीज़ आपको मैं यहाँ पे क्लेरिफ़ाई कर दे रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप दूसरा आंसर कीज़ के हिसाब से जाओगे, तो तीनों आपके यहाँ पे स्टेटमेंट सही बताए हुए हैं, पर क्यों सही है या फिर क्या रीज़न है, क्या एक्सप्लेनेशन है, इसका एज़ सच मुझे यार कोई आइडिया नहीं है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे क्लियरली बता रहा हूँ यहाँ पे कि आपका यूपीएससी के आंसर कीज़ का हमें वेट करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे क्वेश्चन के लिए भी, ठीक है? और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपको ना यहाँ पे भक्ति मूवमेंट हो गए, फिर आपका यहाँ पे मॉडर्न हिस्ट्री में जो भी आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस या रिफॉर्म्स वगैरह है, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था मैंने आपको, जैसे राधाकांता देव का आपका यहाँ पे धर्म सभा था, जैसे ब्रह्मो समाज था आपका, ठीक है? तो उसी तरीके से आर्य समाज हो गया। तो जितनी भी आपकी इम्पोर्टेंट यहाँ पे रिफॉर्म मूवमेंट्स हैं, उनके बारे में आपको पता चलना चाहिए, ठीक है? होना चाहिए। अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो अगर अभी तक देख रहे हो ना, तो आपको एक चीज़ क्लियर हो गई होगी कि आपके जो 3 पोर्शन है हिस्ट्री के, एंशिएंट, मिडिवल और आपका मॉडर्न हिस्ट्री, इन तीनों में सबसे ईज़ी आपका मॉडर्न हिस्ट्री था, ठीक है? जिसमें आप क्वेश्चन कर सकते थे। ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर एक क्वेश्चन कर दोगे, पर आप यहाँ पे क्वेश्चन कर सकते थे, अटेम्प्ट कर सकते थे, वहाँ पे आपको नॉलेज थी अच्छी खासी, ठीक है? क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करने जाओगे ना, तो आपको हमेशा लगेगा कि मैंने मॉडर्न हिस्ट्री में ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड मैंने पढ़ रखा है, पर अब यहाँ पे जैसे अब ये क्वेश्चन मिडिवल में आ रखा है, आपको कोई नॉलेज नहीं होगी कि मैंने ये चीज पढ़ रखी है। तो इसलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि हिस्ट्री आपको लास्ट में करनी है, और हिस्ट्री अगर शुरू भी कर रहे हो ना, तो पहले आप मॉडर्न हिस्ट्री से शुरू करो, ठीक है? मॉडर्न हिस्ट्री, और वो भी आप गांधीयन एरा यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट कर लो, ठीक है? गांधीयन एरा यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और खासकर अगर आप देखोगे तो 1857 रिवोल्ट भी वैसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओवरऑल अगर आप देखोगे तीनों हिस्ट्री में आप सबसे पहले शुरू करोगे तो मॉडर्न हिस्ट्री शुरू करो, ठीक है? नाउ इसी के साथ हमने यहाँ पे सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, बस लास्ट वाले क्वेश्चन पे जैसे मैंने पहले ही बताया, यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी टाइप है, या डिस्क्रिपेंसी तो नहीं, मतलब यहाँ पे डाउट है कि यहाँ पे क्या आंसर रहेगा, तो उसके लिए हमें यहाँ पे वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा मुझे इसके इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की यहाँ पे कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है? टू बी ऑनेस्ट। अब यहाँ पे अगर इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कोई भी डाउट और कोई भी आपका यहाँ पे सजेशन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ भी देखने को मिल जाएगी, ठीक है? तो वहाँ पे मैं ये पीडीएफ दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर इसको फॉलो कर सकते हो, ठीक है? टेलीग्राम जाके, क्योंकि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्योंकि अगर आपको एंड मोमेंट पे अगर मान लो आपको रिवाइज करना है, तो आप थ्रू वीडियो की जगह आप डायरेक्ट आपके यहाँ पे पीडीएफ के थ्रू भी आप रिवाइज कर सकते हो, ठीक है? तो टेलीग्राम वहाँ पे ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।